गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था, सरफेस केमिस्ट्री, जिसके 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसके जो बच्चे टॉपिक्स हैं उनको हम आज पूरा करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी अपना जो पिछला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं उससे रिगार्डिंग हिंदी के भी टास्क हो चुके हैं, वही ये वीडियो स्टार्ट करें। अगर आपके पिछले वीडियो देखने बाकी हैं, उनसे रिगार्डिंग कुछ होमवर्क बाकी है, कुछ टास्क बाकी है, देन फर्स्ट प्लीज कंप्लीट ऑल ऑफ वीडियोस ऑफ योर प्रीवियस क्लासेस, देन यू हैव टू स्टार्ट दिस न्यू वीडियो। क्लियर? एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर करना है जिसको इनकी जरूरत है, और इस वीडियो को अच्छे से देखकर लास्ट में अपना कंफर्मेशन अपने नाम के साथ देना है। कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स की, जिसके अंदर हमने फिजिकल मेथड या जिसको हमने नाम दिया था कंडेंसेशन मेथड, उसकी बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। डिस्पर्जन मेथड कल देख लिया था, आज बात करेंगे केमिकल मेथड की। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स बाय यूजिंग केमिकल मेथड, कोलाइड्स को तैयार करने की केमिकल। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल मेथड की बात करें तो हमारे पास ये 4 मेथड है: डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड और हाइड्रोलाइसिस मेथड। इन 4 मेथड की मदद से हम कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। देखो, मैंने एक एक एग्जांपल यहां बता रखा है। टेक्स्ट बुक के अंदर 2, 3, 4 एग्जांपल्स हैं। देखो, रिएक्शंस होंगी 2, 3 अलग अलग, लेकिन उनका कंसेप्ट एक ही है। तो मैं एक एक रिएक्शन यहां पर समझा रहा हूं आपको। आपका आज का होमवर्क ध्यान से सुनेंगे, आज का होमवर्क आपको सुनना है। ये एक एक रिएक्शन मैं बता रहा हूं, बाकी रिएक्शन आपको सेल्फ देखनी है टेक्स्ट बुक से। और अगर कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, फिर सुनेंगे। इन रिएक्शन के बेस्ड बाकी एग्जांपल्स आपको खुद करने हैं, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, तो समझेंगे ध्यान से। पहला मैं बात कर रहा हूं डबल डिकम्पोजिशन मेथड। और केमिकल मेथड में है क्या? तो देखो, केमिकल मेथड में क्या है, जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है उसका कोई ना कोई कंपाउंड आपको लेना है, ठीक है। और वो कंपाउंड क्या करेगा, केमिकली एग्रीगेट होगा, होना एग्रीगेट ही है। देखो, वहां पर हम क्या कर रहे थे, फिजिकली मेथड्स का यूज कर रहे थे एग्रीगेट करने के लिए या फ्यूजन करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से पार्टिकल की साइज जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाए। यही किया था हमने कल। आपने देखा था, हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ग्राइंडिंग मेथड, एक हमने पढ़ा था ब्रेडिगार्ड मेथड, और एक हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन। तीनों में हमने किया क्या था, हमारा टारगेट एक ही था कि पार्टिकल की साइज को कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज तक ले आया जाए। और कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज क्या है, लिखिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज द रेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप सभी। व्हाट इज द रेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन की रेंज होती है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। और मैंने कहा था कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है वो होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की। अब अपन इसके अंदर 4 मेथड है केमिकल प्रिपरेशन के अंदर। पहला है डबल डिकम्पोजिशन, मतलब रिएक्टेंट जो भाग ले रहे हैं वो दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे। ये भी डिकम्पोज होगा और ये भी डिकम्पोज होगा, इसलिए रिएक्शन का नाम है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कि ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, दोनों रिएक्टेंट टूटेंगे। तो देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं ये अगर टूटेगा तो ये वाला जो चार्ज है 3 वो वापस चला जाएगा आर्सेनिक के पास। खुद सोचिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। ये रहा आपका AS2O3, ये जब टूटेगा तो AS के पास वापस चार्ज आ जाएगा क्या, +3, और O के पास वापस चार्ज आएगा क्या, -2। आएगा या नहीं आएगा, खुद सोचिए। आपने क्या ले रखा है, आर्सेनिक ऑक्साइड। क्या ले रखा है, आर्सेनिक ऑक्साइड। और जब ये डिकम्पोज होगा तो अपना चार्ज वापस ले लेगा। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्रिस क्रॉस वैलेंसी से। तो ये वैलेंसी वापस उसके पास चली जाएगी और ये वैलेंसी वापस इसके पास। तो ये बन गया AS+3 और O2-।
अब देखिए मैंने क्या कहा, दोनों डिकम्पोज होंगे, तो ये भी तो डिकम्पोज होगा कि नहीं होगा, और ये डिकम्पोज होगा तो ये वन चार्ज आ जाएगा H प्लस और S2 माइनस। तो आपने क्या किया, आपको बनाना था कोलाइडल सॉल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड का। किसका बनाना था? आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा मेथड आपने काम में लिया? डबल डिकम्पोजिशन। दोनों रिएक्टेंट्स लिए हैं, दोनों का डिकम्पोजिशन होगा। पहले किसका डिकम्पोजिशन कराया आपने? आर्सेनिक का, फिर H2S का। अब जनरली कुछ नहीं होगा, ये सल्फाइड जो है वो इस आर्सेनिक के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक का चार्ज +3, सल्फाइड का -2। चार्ज को आप हटा दीजिए, बाकी क्रिस क्रॉस कर दीजिए। तो देखो क्या बना, AS2S3 बन गया, AS2S3। क्या बना ये? आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना। क्या बना? ये बन गया आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर। तो ये आपका पहला केमिकल मेथड जिसमें आपने डबल डिकम्पोजिशन के यूज से क्या बना दिया? आर्सेनिक सल्फाइड। तो ये आप पहले से जानते हो, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पहले अच्छे से समझा रखे हैं, बस उसी तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाया। तो आप एक बार इसको खुद सॉल्व करें। क्या किया हमने, ये टूटेगा तो वापस वैलेंसीज अपने अपने प्रोडक्ट एलिमेंट के पास चली जाएंगी, ये टूटेगा तो भी वैलेंसीज चली जाएंगी, फिर वापस वो एक्सचेंज करके वैलेंसीज को नया प्रोडक्ट बनेंगे, जिसके दौरान आपका बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। ये आर्सेनिक सल्फाइड का तो बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बना? तो बाय प्रोडक्ट बन गया H2O। क्या बना? H2O। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। याद तो क्या करना है आपको, ये दोनों पता है तो आप बना सकते हो। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिएक्शन रट्टा मारने की चीज नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी, मगअप करनी पड़ेंगी या रट्टा मारनी पड़ेंगी, लेकिन कई सारी रिएक्शन को आप कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हो। ये रिएक्शन आपको पता है, अगर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, देन वी हैव टू यूज आर्सेनिक ऑक्साइड एंड H2S। तो आप प्रोडक्ट अपने आप बना सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है। अब सुनना, आपका प्रैक्टिकल का टेक्स्ट बुक अगर 12th का आपके पास है तो टेक्स्ट बुक खोलिए, उसके अंदर 4th प्रैक्टिकल है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर ये है, टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कीजिए। तो हो सकता है एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल हो ही आया, सबके प्रैक्टिकल अलग अलग आता है, तो आपके प्रैक्टिकल आया, 4th क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, ये लिखा हुआ है आपके अंदर। अब आपका ये क्वेश्चन है, वाइवा में गए, एग्जामिनर ने नोटबुक लेकर बुलाया, उसने देखा कि आपको ये प्रश्न पूछा हुआ है, और आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है, प्रैक्टिकल का जो वर्क करोगे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। और एग्जामिनर ने कहा चलिए ठीक है, आपके ये प्रैक्टिकल आया, तो उसने आपको एक पेज दिया और पेन दिया, कहा कि चलिए आर्सेनिक सल्फाइड जो बनता है वो रिएक्शन लिखकर बताइए, ठीक है। और हो सकता है वो प्रैक्टिकल आपका है तो आपने याद भी कर ली रिएक्शन, हमने रिएक्शन लिख दी। फिर वो आपको पूछेगा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की कौन सी टेक्निक है, मेथड का नाम बताइए। तब आपको बताना पड़ेगा कि सर ये केमिकल मेथड है और डबल डिकम्पोजिशन मेथड से हमने ये कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया है। तो देखो कई सारी चीजें प्रैक्टिकल के हिसाब से भी आपके लिए सुटेबल है, कई सारी वाइवा के हिसाब से, और यहाँ तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि ये प्रैक्टिकल का कंसेप्ट इसलिए थ्योरी में नहीं आएगा, ये चैप्टर में दे रखा है, तो 100% थ्योरी में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखें। लेकिन यहाँ से अब तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं बता चुका हूँ मेजर फोकस कहाँ होता है, तो डायग्राम है और डेफिनेशन है और रीजनिंग, ये 3 पार्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। डायग्राम है, डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और डिफरेंस, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, लाइफोफिलिक, लाइफोफोबिक, ये डिफरेंस वाला भाग इस चैप्टर का ज्यादा मायने रखता है, लेकिन इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात होगी कौन सी, डबल डिकम्पोजिशन, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला है ऑक्सीडेशन मेथड, ये आपको ऑक्सीडेशन कराना है और बनाना है सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। तो देखिए आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं किसका, सल्फर का, और मेथड का नाम दिया है हमने ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या लिया है, H2S को ले रखा है और रिएक्शन करा दी है इसकी SO2 के साथ। क्या किया आपने, सल्फर को मतलब H2S ले रखा है और उसकी रिएक्शन करा दी है क्या, SO2 के साथ। तो अब आप देखिए यहां पर क्या था, ये H2S था, यहां पर तो क्या था, H2S, वो H2S यहां पर आकर क्या बन गया, S, वो H2S यहां पर आकर क्या बन गया, S। तो
तो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऑक्सीडेशन क्यों नाम दिया गया। यहाँ H था, यहां पर आकर H निकल गया, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन है, लिखिए कमेंट सेक्शन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या, कौन सी रिएक्शन है, कौन सा फैक्टर है, लिखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ। फिर बोल रहा हूं मैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पर सल्फर के ऑक्सीडेशन से सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन मेथड। अगर आपको ऐसे नहीं पता पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने सिखा रखा है, ठीक है, आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखा रखा है, SO2 + 2H2S। ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिखा रखा है मैंने, H2S के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकालिए, 2 × 1 + S = 0, तो S = -2, ठीक है। तो यहां पर सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2। यहां पर सल्फर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में, 0। खुद दिमाग लगाइए, यहां सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। खुद से दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, यहां -2 से 0 क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ, -2 से 0 बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज टर्म एज ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इससे हम सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। तो आप SO2 की रिएक्शन H2S के साथ कराकर सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, इसको हम कहते हैं केमिकल मेथड, जिसकी मदद से हमने केमिकल रिएक्शन कराई और सल्फर का तैयार किया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये 2 मेथड हो गए, एक हो गया डबल डिकम्पोजिशन, देखो इसको नाम क्यों दिया डबल डिकम्पोजिशन, वो भी मैं समझा चुका हूं। इसको नाम क्यों दिया ऑक्सीडेशन, वो भी मैं समझा चुका हूं। अब अगर आता है तीसरा मेथड, रिडक्शन। तीसरा क्या है, रिडक्शन। आपको करना है प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, गोल्ड का। आपको बनाना है गोल्ड सॉल्व। क्या बनाना है, गोल्ड सॉल्व। तो देखो यहां पर आपने उसके लिए क्या ले रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले रखा है, देखो HCHO को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। HCHO को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर HCOOH, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट टू फॉर्मिक एसिड। यहाँ क्या था, ये फॉर्मेल्डिहाइड, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में। देखो यहाँ पर HCHO है, यहाँ HCOOH, ठीक है। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो AuCl3 है, वो यहाँ पर आकर किसमें कन्वर्ट हो गया, Au में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगे, तो AuCl3, Au को आपने मान लिया, X + 3 - 1 0, X = +3। यहाँ पर Au कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। यहाँ पर Au कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर Au +3 में है, यहाँ पर Au 0 में है। +3 से 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लिखिए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ, व्हाट इज द मीन ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर +3 से 0 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। व्हाट इज द मीन ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 से 0 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आपने क्या कराया, यहाँ पर AuCl3 का रिडक्शन करवाया, और आपने क्या बनाया, गोल्ड सॉल्व बनाया। क्या बनाया, गोल्ड सॉल्व। यू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड बाय द रिडक्शन ऑफ AuCl3, इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये तैयार कराने के लिए देखो यहाँ पर HCHO की जगह आप कैरिक एसिड ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, आप वहां से समझ सकते हो। जो एक एक रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ बता रखी है, लेकिन इसके अलावा जो रिएक्शन है वो आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ।
आपको कुछ नहीं करना, बस ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर Au+3 में था, यहाँ पर Au 0 में आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन मेथड। और प्रिपरेशन किसका हो रहा है, गोल्ड सॉल्यूशन। तो ये आपका तीसरा समझ में आ चुका होगा। अगला और लास्ट केमिकल मेथड है हाइड्रोलाइसिस मेथड। अगला और लास्ट केमिकल मेथड इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस मेथड कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस ये अगली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, तो ये मैंने बता चुका, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है और ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में। प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक निकालिए, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल या सेकंड प्रैक्टिकल है। टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। तो हम कैसे करते हैं वो टेक्निक सुनिए। हम क्या करते हैं, आपको लेना होता है 100 ml वाटर। क्या लेते हो आप, 100 ml वाटर लेते हो और उस वाटर को बॉईल करते हो। आप उस वाटर को बॉईल करते हो, गर्म करते हो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बाय यूजिंग उसकी मदद से, बर्नर की मदद से आप क्या करते हो, उसको बॉईल करते हो। ट्राइपॉड स्टैंड और बर्नर के ऊपर बीकर रखकर उसको बॉईल करते हैं आप कंटिन्यूअसली। जैसे ही वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, आप क्या करते हो, 5 ग्राम 0.5 ग्राम लेते हो FeCl3। ध्यान से देखना, आप क्या लेते हो, 0.5 ग्राम लेते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3। देखो सॉल्यूशन किसका बनाना है, इसका FeOH होल थ्राइस, इसका सॉल्यूशन बनाना है। और आपने लिया क्या, FeCl3 और वाटर। मैंने क्या कहा, देखो मैंने क्या कहा, वाटर को बॉईल कर रही हो, तो वाटर लिया है, साथ में क्या लिया, FeCl3। जैसे जैसे वाटर बॉईल हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा उसको डालकर हिलाते रहिए। फिर आप क्या करोगे, फिर उसको कंप्लीटली जब उसको हाइड्रोलाइज कर लो आप, फिर उसको उतार दीजिए। तो धीरे धीरे आपके पास FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, जो ऑरेंज रेड कलर में बनेगा। किस कलर में बनेगा, ना एग्जैक्ट रेड होगा ना एग्जैक्ट ऑरेंज होगा, रेडिश ऑरेंज कलर में ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका तैयार होगा। और ये प्रैक्टिकल आपको लैब में परफॉर्म करना है, आपको समझ में आ जाएगा वहां पर अच्छे से। तो क्या कराया है आपने, FeOH3 का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हाइड्रोलाइसिस कराया। क्या कराया आपने, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराया इसलिए तो इसका नाम क्या दिया, हाइड्रोलाइसिस मेथड। तो आपने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड लिया, उसका हाइड्रोलाइसिस कराया, तो ये बन गया। और आपको नहीं समझ में आए तो ये कैसे बनेगा, Fe+3 और Cl माइनस, Fe+3 और Cl माइनस, और ये क्या बनाएगा, H+ और OH माइनस। तो क्या होगा, ये दोनों तो मिल गए और क्या बन गया, HCl। देखो बना HCl, H+ और Cl माइनस तो मिलकर बन गया क्या, HCl। और देखो Fe के नीचे क्या है, 3 चार्ज, इसके नीचे क्या, -1, तो 1 दे दो उसको तो क्या लिखोगे, Fe, और ये 3 दे दो इसको, तो ये क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस। क्या बना, FeOH होल थ्राइस। इस तरीके से आप बना सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये 4 केमिकल मेथड आपको पढ़ने थे, जिसमें सबसे पहला था डबल डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हमने आर्सेनिक सल्फाइड का एग्जांपल देखा है। सेकेंड आपको पढ़ना था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ से मैंने बता दिया कि कैसे सल्फर सॉल्यूशन बनता है। थर्ड रिडक्शन, इसमें भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर टेक्निक ली और गोल्ड सॉल्यूशन तैयार किया। और फोर्थ हमने हाइड्रोलाइसिस लिया, जिसके अंदर फेरिक क्लोराइड की मदद से हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया। तो ये था आपका सेकेंड टेक्निक, केमिकल मेथड। एक और चीज, हमने 2 चीजें पढ़ी, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, लेकिन ये दोनों सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आप किसकी मदद से किया, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन तैयार किया। कौन सा सॉल्यूशन तैयार किए, ये जितने भी तरीके आपने पढ़े ना, इनसे आप जो तैयार करते हैं वो है हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक सॉल्यूशन। कौन से है, लायोफोबिक सॉल्यूशन। ये जितने भी टेक्निक्स आपने पढ़ी, कल वाली पढ़ी, आज वाली पढ़ी, उनसे जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे वो किसके एग्जांपल है, लायोफोबिक। और लायोफिलिक के लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं है, उनको जनरली मिक्स करके भी कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन जो तैयार करना है कोलाइडल सॉल्यूशन, उनके लिए कोई भी स्पेशल टेक्निक्स नहीं है, मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, आप नोट से इसको जरूर पढ़ें। तो आज का आपका होमवर्क आपको जान रहे हैं, एक एग्जांपल्स मैंने बताया है, आपकी बुक में 4-4, 5-5 एग्जांपल है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपका आज का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक पूरा हुआ, जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, अगली हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
properties of colloidal solution। हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर हमको बात करनी है कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक, कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की क्या क्या खास बातें होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। देखो प्रॉपर्टीज की बहुत सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेचर बताइए, आपको मैंने बताया था जब हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो बताइए कोलाइडल सॉल्यूशंस का नेचर क्या होगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने नाम के साथ बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर मैंने क्या बताया था, तो हमने बताया था कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन नेचर में कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस, दे आर नॉट होमोजीनियस। नेचर इनका क्या होगा, हेट्रोजीनियस। दूसरा, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या बात होती है, कैलकुलेटेड मास और क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स और एक्चुअल मास और क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स बोथ आर डिफर, ठीक है। एग्जांपल हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन शो करता है कि आपने डाला कितना और एक्चुअल में मिला कितना, उन दोनों में जो वेरिएशन आ जाए तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या होता है, आपने जो क्वांटिटी ऑब्जर्व करी और जो वास्तव में मिल रही है उन दोनों में वेरिएशन आता है और इस कारण कोलाइडल सॉल्यूशन शोज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ये शो करता है, ठीक है। तो ये सेकेंड। थर्ड इसके अंदर आ रही है आपकी टिंडल इफेक्ट। थर्ड आता है टिंडल इफेक्ट। छोटी क्लासेस में 9, 10 में बहुत बार पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट आपने। टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। और टिंडल इफेक्ट क्या शो करता है, तो मान लीजिए आपको इसके लिए प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। आप 2 ग्लास लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। 2 ग्लास लीजिए और कांच के ग्लास के अंदर आपको क्या करना है, एक के अंदर आप बनाइए ट्रू सॉल्यूशन, एक के अंदर आप क्या करो, ट्रू सॉल्यूशन बनाइए। ट्रू सॉल्यूशन आप बना सकते हो सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, इस तरीके से आप एक ट्रू सॉल्यूशन बनाइए। और एक ग्लास के अंदर आप स्टार्च प्लस H2O, सेल्यूलोज प्लस H2O, इस तरीके से एक बनाइए आप कोलाइडल सॉल्यूशन। एक में आप ट्रू सॉल्यूशन लीजिए, आप एक में कोलाइडल सॉल्यूशन लीजिए, फिर दोनों के अंदर आप टॉर्च जलाइए। तो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट है वो क्या होगा, ये ग्लास है, इसके अंदर आपने ट्रू सॉल्यूशन ले रखा है, तो लाइट यहां दिखेगी, उसके बाद यहां दिखेगी, लेकिन इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट नहीं दिखेगी। लाइट यहां है और यहां पहुंच रही है, मतलब इसके अंदर से होकर आ रही है, लेकिन लाइट का पाथ जो है वो यहां पर विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब यही बात मैं करूं कि आपने इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भर रखा है, तो क्या होगा, आपको इसके अंदर से लाइट का पाथ विजिबल होगा। और उसका क्या कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपने देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो केलू वाले मकान जो होते हैं, कच्चे मकान, तो केलू वाले मकान में जब कहीं छेद होता है तो कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूरा दिखता है कि नहीं दिखता है, क्यों, ड्यू टू द कोलाइडल सिस्टम ऑफ एयर। एयर भी तो कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होता है। अभी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट उसके अंदर से आती है तो उन कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा पाथ विजिबल होता है। होता है नहीं होता कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर। आप और देख सकते हो घने जंगल होते हैं, घने जंगलों के बीच में से आने वाली लाइट का पाथ विजिबल होता है। ठंड के दिनों में या गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा खिड़कियों से जब सनलाइट अंदर आती है तो वो पाथ विजिबल होता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये किसके एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट। तो यहां पर आप बता सकते हो क्या कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसकी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये कि यहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनकी साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोलाइडल पार्टिकल की साइज आने वाली लाइट की वेवलेंथ से कम है तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द कंडीशंस टू शो टिंडल इफेक्ट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दोनों कंडीशन मैंने नोट्स में भी लिखवा रखी है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप पढ़े जरूर।
पहली कंडीशन कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल की साइज है वो आने वाली लाइट की वेवलेंथ से बड़ी होनी चाहिए, तो ही वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो एक एप्रोप्रिएट डिफरेंस होना चाहिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये दोनों रीजन जो है, कंडीशंस है, वो मैं पहले लिखा चुका हूं अंदर में किसके नोट्स के अंदर, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, या आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की। चौथी है कलर, चौथी है कलर। तो मैंने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट के बाद आती है कलर, क्योंकि, और ये इसी के बाद इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इससे मिलता जुलता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली शोज कलर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, इसका भी तो यही कारण था। तो जिस वेवलेंथ की लाइट की स्कैटरिंग करते हैं वो, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमको कलर दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कलर शो करते हैं। डीडी ट्रांजिशन के अंदर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ डीएनए ब्लॉक में, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये कोलाइडल पार्टिकल्स जिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं और जिस वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होगी उस कलर, उसके अकॉर्डिंग कलर हमको विजिबल होगा, ठीक है। अगला आपके पास है ब्राउनियन मूवमेंट, अगला है ब्राउनियन, इसको समझेंगे। तो देखो कोलाइड, ये आपका कोई भी डिस्पर्स मीडियम है, इसके अंदर है डिस्पर्स फेज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो घूमते रहते हैं, एक जगह स्थायी नहीं रहते। ये यहां से यूं घूमेगा, यूं घूमेगा, यूं घूमेगा। तो वो किस तरीके का मोशन करते हैं, तो वो एक जिगजैग पैटर्न में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, जिगजैग, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब एक जिगजैग तरीके से घूमते हैं। यू सीधा या यू लेयरदार, यू नहीं घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एक जिगजैग मोशन में। और इसी जिगजैग मोशन की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं, व्हाट इज द ब्राउनियन मूवमेंट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। और ऐसा क्यों होता है जिगजैग? तो देखो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। दे गॉट काइनेटिक एनर्जी। ये कहां से मिलती है उनको, काइनेटिक एनर्जी। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसकी बात कर चुके हैं, क्लास 11 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं हम। और इनको काइनेटिक एनर्जी मिली कहां से, ध्यान से समझना कि कोलाइडल पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली। तो क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्पर्स मीडियम है, तो इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स पहले से होंगे। सोचिए होंगे कि नहीं होंगे, बताइए मुझे। इसके अंदर डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स पहले से ही हैं, आपने डाल दिया डिस्पर्स फेज, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या करेगा, धक्का देगा एक दूसरे को। ये क्या करेगा, सोचिए, जैसे ये टकराएंगे तो दूर भागेंगे, और ये यहां से टकराया तो इधर आया, फिर यहां से इसे टकराया तो इधर गया, फिर इस तरीके से ये जिगजैग मोशन। और जब वो टकराएंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप लोग जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, और कोई छोटा बच्चा भी अगर मुझसे टकराएगा तो मैं थोड़ा तो हिलूंगा कि नहीं हिलूंगा, तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे ट्रांसफर होगी। तो यही होगा कि यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है कोलाइडल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जिगजैग मोशन शो करते हैं। तो ये था आपकी अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये 5 होगी। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्ज ऑन कोलाइड्स। हमको पता होना चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। क्या आता है, चार्ज। अब हमको पढ़ना है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस चार्ज वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो उस कंसेप्ट को समझना, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा इन सबको मिटाकर अलग से बता रहा हूँ। इनको एक बार वापस देख लेना। कोलाइडल पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, हेटेरोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल और पार्टिकल्स की साइज में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। इनका कलर होता है स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, और जिगजैग मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अगली हम बात करते हैं चार्ज ऑन कोलॉइड्स। अगली हम बात करते हैं चार्ज ऑन कोलॉइड्स। चार्ज ऑन कोलॉइड्स।
पहले तो ये समझ लेना कि क्या होता है चार्ज ऑन कोलॉइड्स. In a colloidal solution, every colloid particles contain some charge uniformly divided in each and every particles. मतलब ये कोई colloidal solution है, इस colloidal solution के ये particles है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो हर एक colloidal particle पर होगा और बराबर मात्रा में होगा, uniformly divided on each particles of the solution. अब कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि यहाँ पर चार्ज आया कैसे, कौन सा आएगा और हमें कैसे पता पड़ेगा. बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक चीज जो कल पढ़ाई थी वो याद दिला देता हूं. कल हमने ब्रेडिंग आर्क मेथड पढ़ा था और उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आप कोई भी डाल रहे हो तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, KOH मिलाया था. याद करिए क्या मिलाया था, KOH. ठीक है. और मैंने क्या कहा था आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर AgCl3 का सॉल्यूशन ले लिया या AuCl3 का लिया. कौन सा लिया, AuCl3 का लिया था सॉल्यूशन. ठीक है. या मान लीजिए आपने यहां पर ले लिया था वाटर, H2O ले रखा है, KOH डाला इसके अंदर और आपने यहां पर क्या कर दिया था, AU+ आ रहा था सॉल्यूशन के अंदर, AU आ रहा था. और मैंने क्या बताया था कि इस AU के चारों तरफ OH- 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 जुड़ गया. तो देखो AU के ऊपर तो चार्ज आया ना, AU के ऊपर चार्ज आया या नहीं आया मुझे बताइए. पर क्या होगा, AU के ऊपर तो चार्ज आ गया, AU के ऊपर चार्ज आ गया, लेकिन OH निकलने के बाद K+ बचा कि नहीं बचा सॉल्यूशन में, मुझे बताइए. K+ बचा कि नहीं बचा. तो क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इन कोलाइडल पार्टिकल्स पर आ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में है. मतलब ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज. बात ये दिमाग में रखना, बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन पर कोई चार्ज नहीं होता. मैंने यहां क्या लिखा है, चार्ज ऑन कोलाइड्स नॉट ऑन सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन पर कोई चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. चार्ज सिर्फ किस पर होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर होगा. और वो चार्ज कैसे आता है वो भी हम बात करते हैं. ये समझ में आ जाना चाहिए. अब सुनना, द चार्ज ऑन कोलाइड्स इज कम्स फ्रॉम द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन. ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में से आयन्स को एड्सॉर्ब कर देते हैं. ये क्या करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोलाइड्स क्या करते हैं, कोलाइड्स एड्सॉर्ब सम आयन्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस में से आयन्स को एड्सॉर्ब करते हैं. और कौन से आयन का एड्सॉर्प्शन करेंगे, तो दे एड्सॉर्ब कॉमन आयन. याद रखना ये टॉपिक लास्ट टाइम वाइवा में पूछा है एग्जामिनर ने, कॉमन आयन से रिगार्डिंग कंसेप्ट. तो क्या करते हैं, दे एड्सॉर्ब कॉमन आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन. और यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आएगा. ये क्या करेंगे, कॉमन आयन्स को एड्सॉर्ब कर लेता है सॉल्यूशन में से, कॉमन आयन को खींच लेता है और उस कॉमन आयन के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज. फिर रिपीट कर रहा हूं, कोलाइड्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है, तो इट इज द चार्ज कम्स फ्रॉम द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, आयन को एड्सॉर्ब करते हैं. अब सर कौन से आयन को एड्सॉर्ब करेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगी. तो आप क्या करोगे, कौन सा आयन का एड्सॉर्ब कर रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉमन आयन है, जो सॉल्यूशन है वो और जो कोलाइडल पार्टिकल है. सॉल्यूशन और कोलाइडल पार्टिकल में जो कॉमन आयन होगा उसका होगा एड्सॉर्प्शन और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा क्या, चार्ज. ये मैं यहां पर एग्जांपल लेकर बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है. सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं AgNO3 और AgI. कोलाइडल सॉल्यूशन बना है आपका AgI का और आपने ले रखा है क्या, AgNO3. देखो AgCl यहां पर हम नहीं ले रहे काम में, पर AgCl नहीं लेंगे क्योंकि AgCl बना देता है PPT. AgCl क्या बना देता है, PPT. इसलिए आपने क्या लिया है, AgNO3. अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, AgNO3. ये देना, ये सॉल्यूशन है AgNO3 का. इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल कौन सा है, AgI. फिर रिपीट कर रहा हूं, कोलाइडल पार्टिकल कौन सा है, AgI. तो अब देखो AgI और AgNO3 दोनों में कॉमन आयन कौन सा दिख रहा है आपको, सोचिए कौन सा है, Ag+. कौन सा है कॉमन आयन, Ag+ कॉमन आयन है. तो क्या होगा, ये आपका AgI था. ये AgI सॉल्यूशन में से कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करता है. एड्सॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर. तो यहां पर क्या होगा, AgI के चारों तरफ Ag+, 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 की लेयर बना दी.
बनाई या नहीं बनाई? अब आपको कोई पूछे कि बताइए यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। कारण कि इस AgI में कॉमन आयन कौन सा दिखा? Ag। उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और सॉल्यूशन पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर AgNO3 की बजाय सॉल्यूशन होता है Ki का। इसका होता है पोटेशियम आयोडाइड, Ki का। तो अब चार्ज क्या होता है? देखो मैंने कह दिया ना, कॉमन आयन चेंज होती है, चार्ज चेंज। अगर AgNO3 था तो चार्ज आया पॉजिटिव, अब Ki है तो देखिए AgI को कॉमन आयन कौन सा दिखा? I माइनस। AgI को कॉमन आयन कौन सा दिखा? I माइनस। तो ये क्या करेगा? I माइनस की लेयर अपने चारों तरफ बना देगा। तो अब यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या आया? माइनस। पहले कौन सा था? प्लस। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे निकालोगे। तो आपको देखना है कॉमन आयन, किसमें से देखना है? तो कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्यूशन। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप किसमें देखोगे? कॉमन आयन। तो जो कॉमन आयन देखना है वो आपको देखना है कोलाइडल पार्टिकल और सॉल्यूशन, इन दोनों में कौन सा कॉमन आयन है। इस बेस आप पता करोगे कि कोलाइड्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। और दिमाग में रखना है कोलाइडल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, उसके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है। चार्ज तो किसके ऊपर आ रहा है? चार्ज आ रहा है कोलॉइड्स के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है? कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ रहा है। ठीक, तो ये था चार्ज ऑन कोलॉइड्स। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पहले प्री बोर्ड में भी आ चुका है, हाफ ईयरली में भी आ चुका है। आपको क्या कर रखा होगा? या तो आपको डायग्राम बना के दे दिया होगा इस तरीके से टेक्स्ट बुक का, टेस्ट ट्यूब का, और यहाँ इसके अंदर बता देगा सॉल्यूशन, और यहाँ ऊपर से आप क्या डाल रहे हो वो बता देगा। और आपको पूछेगा कि बताइए इस कंडीशन में चार्ज क्या होगा कोलॉइड्स के ऊपर। आपको यहाँ अंदर क्या भरा हुआ है वो बता देगा, और ऊपर से क्या डाल रहे हो आप वो बता देगा। उस आधार पर आपको बताना है कि चार्ज क्या बनेगा, बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए ये टॉपिक याद रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ज्यादा मायने रखता है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे भेजें, बाकी ये टॉपिक बहुत इजी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। देखो मैंने अभी आपको बताया प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन तो चला गया, लेकिन देखो अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि AgNO3 में से ये Ag को तो खींच के ले गया, लेकिन NO3 माइनस बचा हुआ है। तो क्या होगा? ये Ag प्लस तो यहां चला गया, लेकिन अब ये Ag प्लस क्या करेगा? अपने साथ जो जुड़ा हुआ था नेगेटिव उसको और खींच लेता है। तो इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। लेकिन आप दिमाग अपना नहीं लगाना, शैतानी दिमाग, कि सर अब तो चार्ज नेगेटिव हो गया। नेवर, चार्ज तो सब पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जो दूसरी लेयर बन रही है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डबल लेयर, और इसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर या इलेक्ट्रिक डबल लेयर भी कहा जाता है। तो ये जो बनी वो है आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर। और यहां पर अगर कहा जाए तो क्या आ जाएगा? K प्लस, 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 K प्लस। तो यहां पर जो फर्स्ट लेयर बनी वो तो चार्ज है, सेकेंड लेयर बन रही है वो इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहलाएगी। और इन दोनों में भी खास बात है, जब फर्स्ट लेयर बन रही है, फर्स्ट लेयर जो बन रही है वो तो है फिक्स्ड लेयर। फर्स्ट लेयर है वो फिक्स्ड है, वो तो अटैच हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके साथ जुड़ चुकी है। लेकिन सेकेंड लेयर है वो मोबाइल लेयर है। सेकेंड लेयर कौन सी है? मोबाइल लेयर। मोबाइल का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं, एक बार आ चुका है मोबाइल वर्ड। मोबाइल का मतलब क्या है? ये मूवमेंट करती रहती है, फिक्स नहीं है, लचीली लेयर है, ये हट भी सकती है। फर्स्ट लेयर है वो फिक्स्ड लेयर है, सेकेंड जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर है वो कैसी है? मोबाइल लेयर है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड लेयर। तो ये सब देखो मैंने पहले कहा था, छोटी छोटी डेफिनेशन है। चार्ज की बात होगी, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या होता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर? तो जब कोलाइड्स के ऊपर प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन होता है तो वो कॉमन आयन अपने अपोजिट चार्ज को भी खींच लेता है। उस लेयर तरीके से बनने वाली सेकंड लेयर कहलाती है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। डेफिनेशन नोट्स में आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक में भी है, आप उसको वहां से पढ़ते रहे। अब देखो अब क्या हुआ, एक और इसी से मिलती जुलती सारी डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको साथ साथ चला रहा हूं। अगला टॉपिक आपका आ गया जेटा पोटेंशियल। अगला टॉपिक आपका आ गया जेटा पोटेंशियल, ये भी डेफिनेशन है। अगला है जेटा पोटेंशियल।
तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर अंदर की तरफ कौन सी लेयर थी, पॉजिटिव, बाहर की ओर कौन सी है, नेगेटिव। यहाँ अंदर की ओर नेगेटिव, बाहर की तरफ कौन सी थी, पॉजिटिव। तो मैंने क्या कहा, एक लेयर फिक्स है, दूसरी लेयर मोबाइल लेयर है, घूमती रहती है। तो टू ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा या नहीं होगा, खुद दिमाग लगाइए। दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, दो ऑपोजिट लेयर्स हैं, और ऑपोजिट चार्जेस और ऑपोजिट लेयर्स की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जेटा पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछी जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज एंड टू अपोजिट लेयर इज नोन एज जेटा पोटेंशियल। यहाँ पर दो अपोजिट लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, जेटा पोटेंशियल। तो डेफिनेशन से याद रखें, मैं आपको इलेक्ट्रिक डबल लेयर की डेफिनेशन बता चुका हूं, जेटा पोटेंशियल की डेफिनेशन बता चुका हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स की हमने बात कर ली, कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब, ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया कोलोइड्स के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज। वो चार्ज या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर एक यू शेप की नली ली और यहां पर एक नोब लगा दिया और इसके अंदर भर दिया सॉल्यूशन। इस यू शेप की नली के अंदर आपने क्या भर दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन भरा, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां पर आपने लगा दिए दो इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड, और उन इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। इससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, आपकी दो चीजें होंगी, एक तो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहेंगे क्या, एनोड। एक आपका होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहेंगे कैथोड। अब देखो, आपके पास है कोलाइडल सॉल्यूशन और आपके पास दो केस हो सकते हैं। अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, वो तो या तो होगा पॉजिटिवली चार्ज या होगा नेगेटिवली चार्ज। या तो होगा पॉजिटिवली चार्ज और या होगा नेगेटिवली चार्ज। तो ध्यान से देखना, अगर सॉल्यूशन डिस्पर्स कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है तो उसका अपोजिट चार्ज दूसरे पर होगा। इसीलिए तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है उस वजह से। तो ध्यान से देखना, जैसे ही आपने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये कोलाइडल चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की तरफ। तो अगर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो वो किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिट चार्ज की तरफ मतलब एनोड की तरफ। अगर आपका कोई कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैथोड। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ भागेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ। तो इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, पर क्या आया था बता देता हूं, ड्रॉ अ वेरी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेफिनेशन नहीं पूछी थी, डायग्राम पूछा था। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन मैंने ऑनलाइन बोर्ड क्लासेस ऑनलाइन आया था, लाइव आया था, बोर्ड गाइडलाइंस के रिगार्डिंग बताने के लिए, उस दिन मैं आपको बोल चुका हूं कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अभी आपको फ्री टाइम मिला है, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 3rd चैप्टर, ये 3 तो चैप्टर है डायग्राम के, उसके एक एक डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। आपके हर एक डायग्राम की प्रैक्टिस होते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके श्योर हो गए, फिक्स है, और आएंगे ही डायग्राम। ये आ चुका है डायग्राम, इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये पूछेगा, याद रखना। तो इसकी प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक में है, डायग्राम वहां से देख लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की डायग्राम की इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड
इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव किस तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। तो ये था आपका अगला टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। इसको दूसरा नाम है फ्लोक्यूलेशन। मेन टॉपिक तो कोगुलेशन ही हमारे टेक्स्ट बुक में कोगुलेशन है, फ्लोक्यूलेशन इसका दूसरा नाम है, लेकिन उसमें आपको नहीं उलझना है। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, कोगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पर्पज से भी, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी, तीनों हिसाब से ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कोगुलेशन। अगला है नेक्स्ट टॉपिक इज कोएगुलेशन। इसको हम कहते हैं कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन आपको देखना ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, अनदर नेम इसका है पर वो बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको सीधा फोकस करना है कोगुलेशन के ऊपर। अब सबसे पहले आप लोग याद कीजिए कि हमने सीखा था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या सीखा था? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। याद कीजिए क्या किया था, मैंने आपको ब्रेडिगार्ड मेथड बताया था। ये क्या था? डिस्पर्जन मीडियम वाटर, इसके अंदर ये AU आया था, KOH इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें डाला था, कारण कि ये OH इसके ऊपर एक लेयर बना देगा और जिसकी वजह से ये क्या बना देता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखना, कोलाइडल सॉल्यूशन बनना वो क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। याद करिए, व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन मैंने क्या बताया था आपको? पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन लिखिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। पेप्टाइजेशन जो मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था, याद करिए पेप्टाइजेशन मैंने क्या लिखा था। पेप्टाइजेशन का मैंने बताया था द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने क्या किया था? प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदला था। तो सबसे पहला कोगुलेशन का मतलब समझना, इन्वर्जन ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का उल्टा जो होगा वो कहलाएगा कोगुलेशन। वहां पर आपने पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज किया था, यहां पर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन पीपीटी में चेंज होगा। तो मतलब ये कि ये अभी मेरा क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका मैं पीपीटी बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका मैं पीपीटी बनाना चाह रहा हूं, तो मैं पीपीटी कैसे बनाऊंगा? तो आपको पहले से ही पता है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों स्टेबल है, कारण किसके ऊपर? चार्ज। द कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर आप किसी भी तरीके से बाय एनी मेथड आप इस चार्ज को यहां से हटा दो, अगर बाय एनी मेथड, मैं कोई मेथड नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं बाय एनी मेथड आपने ये चार्ज यहां से हटा दिया, अब क्या होगा? ये AU के एटॉम्स आपस में मिल जाएंगे और सस्पेंडेड होकर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, उसी को तो हम कहते हैं पीपीटी। ऐसे में तो हम कह सकते हैं व्हाट इज कोगुलेशन? द कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू पीपीटी इज नॉन एज कोएगुलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर फिर लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन into PPT is known as coagulation। कोलाइडल सॉल्यूशन का पीपीटी में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। और इसके लिए दो मेथड है आपके पास कोएगुलेशन करने के लिए, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में चेंज करने के दो मेथड है। पहला है बाय रिपीटेड डायलिसिस और दूसरा है बाय एडिंग एंड इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से समझना दोनों चीजें। आपको कोएगुलेशन कराना है, कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट करना है, दो तरीके हैं, बाय रिपीटेड डायलिसिस। याद कीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन कब तक कोलाइडल सॉल्यूशन में रहेगा? जब तक उसके ऊपर चार्ज है। तो आपने क्या किया? डायलिसिस के अंदर क्या करते हैं हम? फिल्ट्रेशन ही तो करते हैं। याद करिए डायलिसिस आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है। डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा डायलिसिस को, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो आपने क्या किया? बाय यूजिंग डिवाइस और फिल्टर पेपर, किसी भी तरीके से आपने बार बार कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर किया। तब तक फिल्टर किया जब तक इसके ऊपर से चार्जेस अलग नहीं हो जाए। तो आपने क्या किया? मैंने इसीलिए लिखा बाय रिपीटेड डायलिसिस। आप बार बार डायलिसिस करते हैं जब तक उसके ऊपर जो चार्जेस है
वो उससे सेपरेट नहीं हो जाए, और इस डायलिसिस की वजह से इस पर जो चार्जेस होंगे वो हो जाएंगे सेपरेट, और जो बाद में एटम्स बचे वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, सस्पेंडेड होकर बैठ जाएंगे पीपीटी की फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो ये पहला तरीका। इसकी लैंग्वेज आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी, लैंग्वेज आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। नोट्स में मैंने इसको नहीं लिखवा रखा है, इसकी लैंग्वेज आपको नोट्स में टेक्स्ट बुक से मिलेगी, आप वहां से पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड है बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। The process of conversion of colloidal solution into PPT is carried out by adding an electrolyte. आप इस प्रोसेस को इस तरीके से कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हो, the electrolyte which is added to this process is known as coagulating agent. इसको हम क्या कहते हैं? कोगुलेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? कोगुलेटिंग एजेंट। आप फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना। हम कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में बदलना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो चार्ज है कोलाइड्स के ऊपर उसको हटाना है, तो आप उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए जो उन चार्ज को हटा देगा। उस इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। इस तरीके से हम कोएगुलेशन करवा सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोएगुलेशन। देखो, फर्स्ट थिंग कि कोगुलेशन में क्या होता है। कोगुलेशन क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइड्स। कोगुलेटिंग एजेंट आपने जो लिया है, या कोगुलेशन के प्रोसेस के दौरान कोलोइड्स के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बात को ध्यान से समझना, ड्यूरिंग कोगुलेशन क्या होता है, जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लायोफोबिक सॉल्यूशंस आर स्टेबल ड्यू टू, मैं भी बता चुका हूं, ये जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस बन रहे हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये लायोफोबिक सॉल्यूशन क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, फिर सुनना, अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। तो क्या लिखेंगे हम, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड फॉर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। अगर आपके कोलाइड पॉजिटिवली चार्ज है तो उनके लिए, नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है उनके लिए नेगेटिवली इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड्स। ध्यान से समझते जाएं। क्या कर रहे थे कोगुलेशन में हम, तो जो चार्ज प्रेजेंट है उसको किसी भी मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना है, कोलेड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसे किसी भी तरीके से हटाना है। वी वांट टू न्यूट्रलाइज द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइड्स। और हम ये भी जानते हैं कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस जो स्टेबल है वो किसके कारण है, उनके ऊपर जो चार्ज है उसी के कारण वो स्टेबल है। तो आपने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज लिए जब कोलेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और जब कोलेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तब आपने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट काम में लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कोगुलेशन से रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। हार्डी-सूज़े रूल की बात करेंगे हम। ठीक है, क्या था हार्डी-सूज़े रूल, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पस से छोटे छोटे डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर है, कोगुलेटिंग वैल्यू है, ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हार्डी-सूज़े रूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-सूज़े रूल, जो कोगुलेशन से रिलेटेड है। अगला टॉपिक है हार्डी-सूज़े रूल। हार्डी-सूज़े रूल। अब देखो यहां पर बात ये आई कि किसी भी सब्सटेंस की कोगुलेटिंग पावर हम कैसे निकालें। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लो जो ज्यादा से ज्यादा कोगुलेशन करवा सकता है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द कोगुलेटिंग पावर, according to this rule, the coagulating power is
directly proportional to the charge present on colloids। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स के ऊपर। किसी की भी कोगुलेटिंग पावर कितनी है वो डिपेंड करेगा कोलाइड्स के ऊपर कितना चार्ज है, कौन ज्यादा कोगुलेट होने की टेंडेंसी रखता है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा टेंडेंसी। एग्जांपल के लिए अब आपको पूछा जाए, मैं एग्जांपल लेता हूं Na+, या पहले एक बार रिलेशन लिख देते हैं हम। कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये याद रखना, ऑर्डर के क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको पूछ लिया कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, जिसमें एक तो है Na+, एक है आपका Mg+2 और एक है आपका Al+3, और आपको पूछा कि कौन सा कोलॉइड ज्यादा कोएगुलेट होगा, तो कौन ज्यादा होगा? तो रियम में पता होना चाहिए। हार्डी-सुल्ज़र रूल ने बताया हमको, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। तो कौन होगा? Al+3। कौन होगा? Al+3। और याद रखना, इसमें आपको प्लस या माइनस नहीं देखना है, ज्यादा चार्ज होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अगला एग्जांपल, जैसे कि अगर आपके पास हो Cl4- और Cl-3, SO4 2- और PO4 3-, और आपको पूछे कि इसमें कौन ज्यादा कोगुलेट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि -1 है तो ये ज्यादा चार्ज है, नहीं, माइनस प्लस नहीं देखना, ग्रेटर द चार्ज। तो यहाँ कौन होगा? PO4 3-। इवन इन केस ऑफ पॉजिटिव और इन नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव केस हो चाहे नेगेटिव हो, आपको तो एक ही बात देखनी है, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द कोगुलेटिंग पावर अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुल्ज़र रूल। क्या कहता है हार्डी-सुल्ज़र रूल? द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के ऊपर कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा उनकी कोगुलेटिंग पावर। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, कोगुलेटिंग वैल्यू। अगला है हमारा कोगुलेटिंग वैल्यू। अगला है कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोगुलेटिंग वैल्यू। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मिलीमोल्स of coagulating agent to coagulate the 1 liter solution in 2 hours। ये डिफाइंड डेफिनेशन है। मतलब ये कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, कितना? 1 लीटर। डेफिनेशन को समझना, तो वो है डेफिनेशन, ये याद करना पड़ेगा आपको। आपके पास 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको आपको 2 आवर्स में कोगुलेट करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आपके पास 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको 2 घंटों में आपको कोगुलेट करना है। तो उसके लिए आपको कितने मिलीमोल्स कोगुलेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस की कोगुलेटिंग वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? उस कोगुलेटिंग एजेंट की मिलीमोल्स में मात्रा कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन को 2 घंटे में क्या कर दे? कोगुलेट कर दे। देखो ये डेफिनेशन है, इसमें समझने की बात नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। हालांकि तो भी मैं जिस तरीके से बता सकता हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया है। ये सारे याद करने के लिए मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे? यहाँ पर फिर से कोएगुलेटिंग पावर का एक रिलेशन आता है। कोएगुलेटिंग पावर is inversely proportional to coagulating value। ये सारी वैल्यू रिलेशन तो आपको कमर्शियल एग्जाम वाले बच्चों को खास देखने हैं। कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। अगला है प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस। अगला है प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस। प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस। ओके, ध्यान से सुनेंगे क्या होते हैं प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस। तो प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस हम उनको कहते हैं, नाम से क्लियर है, जो क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। किसको? तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर?
कि आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन कोएगुलेट हो रहा है और कोएगुलेट होकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पीपीटी में। तो किसको प्रोटेक्ट करना है, हम इस कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। बात को ध्यान से समझना, प्रोटेक्टिव सोल्स किसे कहते हैं, हम प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन या प्रोटेक्टिव सोल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो कोएगुलेट होकर पीपीटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इसको कोएगुलेट होने से प्रिवेंट करना है। और देखो कोएगुलेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि आपके पास लायोफोबिक सॉल्यूशंस है। कैसे हैं, लायोफोबिक सॉल्यूशंस। मैंने याद करी अभी आपको कोएगुलेशन में पॉइंट लिखवाया है कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। इनके ऊपर चार्ज था तब तक ये स्टेबल थे, और आपने क्या किया, कोएगुलेशन कराने के लिए चार्ज को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गए और ये पीपीटी की फॉर्म में बैठ गए। तो हम यहां पर यूज लेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशन का। किसका यूज लेंगे, लायोफिलिक सॉल्यूशंस का। किसके साथ, लायोफोबिक सॉल्यूशन में। तो हम बता सकते हैं सम लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव सोल्स फॉर लायोफिलिक सॉल्यूशंस। है लायोफोबिक सॉल्यूशंस, इसके ऊपर से चार्ज हट गया तो आपने किसका यूज ले लिया, लायोफिलिक को मिला दिया उसके अंदर। अब क्या होगा, ये लायोफोबिक सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है, लायोफिलिक सॉल्यूशन इसके चारों तरफ अपनी एक लेयर बना देता है। कौन, लायोफिलिक सॉल्यूशन। आपके पास है कोलोइड पार्टिकल्स, उन कोलोइड पार्टिकल्स के चारों तरफ लायोफिलिक सॉल्यूशन अपनी एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जैसे चार्ज की वजह से ये स्टेबल थे, यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर की स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड नंबर से। अगली डेफिनेशन ये और मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्ड नंबर की डेफिनेशन, कि इस प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन की उनकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड नंबर में। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड नंबर में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लायोफिलिक सॉल्यूशंस को लायोफिलिक सॉल्यूशन की मदद से प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्यूशन इनके लिए क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव सोल्स। क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव सोल्स। आगे समझ में कैसे कहते हैं प्रोटेक्टिव सोल्स, द लायोफिलिक सॉल्यूशंस व्हिच प्रिवेंट्स लायोफोबिक सॉल्यूशंस टू कन्वर्ट फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशंस टू पीपीटी। इनको कोलोइडल से पीपीटी में कन्वर्ट होने में ये रोक रहे हैं, तो ये इनके लिए क्या कहलाएंगे, प्रोटेक्टिव सोल्स। और इनकी स्ट्रेंथ को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड नंबर में। तो अगली हमारी डेफिनेशन है गोल्ड नंबर। तो अगला हम बात करेंगे गोल्ड नंबर। अगली डेफिनेशन है गोल्ड नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी गोल्ड नंबर। देखो ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे इसको, तो इसको याद कर लो। पहली चीज तो आप इसको रटा मार लो, एक सॉल्यूशन तो ये है, और दूसरा समझने के लिए इसको टुकड़ों में समझ सकते हो आप। तो मैं वहां से नहीं और यहां से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या मानना है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन। कौन सा, गोल्ड सॉल्यूशन। आपके पास गोल्ड सॉल्यूशन है। कितना है गोल्ड सॉल्यूशन, 10 ml। आपके पास गोल्ड सॉल्यूशन है 10 ml, और आपने इसमें क्या मिला दिया है, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। क्या मिलाया आपने, अब ये कंफ्यूज नहीं होना, 10% NaCl नहीं मिलाया आपने 10% NaCl का सॉल्यूशन बनाया है। और 10% NaCl कैसे बनाते मैं बता चुका हूं। अगर आपने 100 ml इसके अंदर ले रखा है तो 100 ml का 10% निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से आप कितना NaCl लेना पड़ेगा 10% बनाने के लिए निकाल सकते हो। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, आप वहां से निकाल लीजिए कि 10% NaCl का अगर 100 ml वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है तो कितने ग्राम NaCl डालना पड़ेगा। तो आपने 10% NaCl सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन कितना लिया, ओनली 1 ml। 10 ml 100 ml बनाया आपने, 10% कितना बनाया, 100 ml, लेकिन उसका 1 ml डाल दिया किसमें, गोल्ड सॉल्यूशन में। तो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन था, 1 ml आपने कितना मिला दिया, NaCl मिलाया हुआ है। और अब आपको इसको कोएगुलेट होने से प्रिवेंट करना है। तो आप देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन। गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, तो अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन इन किसमें, मिलीग्राम्स में प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन की मात्रा। और किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ, इसको कोएगुलेट होने से बचाने के लिए कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव सोल्ट की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप वहां से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन इन मिलीग्राम टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml of gold solution
बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। देखो आप यहां से पढ़ो, यहां से, मैं तो ये चाह रहा हूं डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको याद कर लीजिए। तो आपके पास 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन है, उसमें आपने 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाया है। उसको कोगुलेट होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर पूरा हुआ कोगुलेशन से रिलेटेड। और हम बात कर रहे थे किसके संबंधित? कैटालिस्ट की बात हम कंप्लीट कर चुके थे। कैटालिस्ट के बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोलोइड। कोलोइड के अंदर हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो है फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम क्या बात करेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगला है कि प्यूरिफिकेशन करना है, किसका करना है? कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करना है। कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन मतलब आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट होती है कुछ इम्प्योरिटीज। क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटीज। कैसे कि मान लीजिए आपने याद करिए ब्रेडिगार्ड मेथड में आपने क्या मिलाया था? KOH। अगर ये KOH आपने एक्सिस मात्रा में मिला दिया, एक्सिस मिलाया, तो क्या होगा? OH एंड कुछ तो कवर कर देंगे, K प्लस अंदर बच जाएगा और कुछ एक OH और बच जाएंगे, वो भी तो यहाँ रह जाएंगे। अगर आपने जितने कोलाइड पार्टिकल्स है उससे ज्यादा मात्रा में इसको मिला दिया तो ये इम्प्योर होगा। तो तब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? कोलाइडल सॉल्यूशंस को करना पड़ेगा हमको प्यूरिफाई। और इनको प्यूरिफाई करने के 3 मेथड है। 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड तो है डायलिसिस। पहला मेथड क्या है? डायलिसिस। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा मेथड है अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। अगला है अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड की बात करनी है आपको। देखो तीनों बहुत इजी है। आपको क्या करना है? आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है, कोलाइड पार्टिकल्स है, उनको एक इस तरीके से पोटली बना देनी है। और पोटली किसके लेनी है? तो एक मेम्ब्रेन लेना है। क्या लेना है? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन किस हिसाब से लेना है? इससे पर्चमेंट मेम्ब्रेन लिख रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में, या आप एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, जो क्या करें यहाँ से जो इम्प्योरिटीज है उनको वो बाहर आने दे। उस हिसाब से मेम्ब्रेन का सिलेक्शन आपको करना है। तो आपको क्या करना है? एक बंद चेंबर के अंदर इस पोटली को यहाँ पर लटका देना है बीच में इस तरीके से। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको देखो डायलिसिस का डायग्राम आ चुका है, एग्जाम में पूछ रखा है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। डायलिसिस का डायग्राम एग्जाम में पूछ रखा है। आप इलेक्ट्रोडायलिसिस और ये डायलिसिस दोनों के डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां से क्या कर रखा है? वाटर का इनलेट है, यहां से वाटर का आउटलेट है। सॉरी सी तबियत सही नहीं। तो यहां से क्या होगा? प्रेशर के साथ पानी को अंदर भेजा जाएगा। वो पानी इस पर्चमेंट मेम्ब्रेन में जाएगा और यहां से इंप्योरिटीज को लेकर बाहर आ जाएगा और यहां से वाटर का आउटलेट है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेगी। वापस पानी अंदर जाएगा, इसमें से इंप्योरिटीज को निकालेगा। लेकिन ये देखो डायलिसिस इतना ही है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज है, पर एक्चुअली तरीका यही है, इसको धो रहे हैं हम एक तरीके से, क्या करें, सफाई चल रही है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होती है। बट अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हमने ये ले लिया इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या ले लिया? इलेक्ट्रोडायलिसिस। बात को ध्यान से समझना। हमने यहां पर ले लिया इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस भी सेम लाइक डायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस सेम लाइक डायलिसिस। अब यहां पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रो वर्ड आ गया तो यहां पर आपने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड। तो यहां पर क्या होगा, कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, सॉरी वेरी सॉरी सॉरी। अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी आपको करना यही है, एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन से कोलाइडल पार्टिकल्स को बांध देना है। यहां पर आप लगा दोगे 2 इलेक्ट्रोड्स और यहां से वाटर प्रेशर, यहां से आउटलेट। पर अब क्या होगा, पहले ये जो इम्प्योरिटीज बाहर आ रही थी वो धीरे धीरे आ रही थी,
लेकिन आपको ये तो पता है ना, कोलेड पार्टिकल्स पर भी चार्ज और इम्प्योरिटीज पर भी चार्ज होता है, K+ होगा तो चार्ज ही है वो। तो क्या होगा, कोलेड पार्टिकल्स तो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन से उनकी साइज बड़ी है, लेकिन इम्प्योरिटीज यहां से बाहर आ जाएंगी। कैसे आएंगी, पानी का एक तो प्रेशर है और दूसरा यहां पर चार्ज लग रहा है। यहां पर आपने क्या कर रखा है, ऑपोजिट चार्जेस है, कैथोड एंड एनोड, तो अब यहां पर इम्प्योरिटीज भी भागेंगी इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ और यहां से प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है। मतलब ये कि इस तरीके से कोलेड पार्टिकल्स का प्यूरिफिकेशन थोड़ा सा तेजी से हो जाएगा एज कंपेयर टू डायलिसिस। और डायलिसिस के एप्लीकेशन आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ब्लड में भी तो क्या है, ब्लड तो चार्ज है ना, ब्लड भी तो चार्ज ही है, ब्लड के अंदर चार्जेस है Mg+2, मैग्नीशियम है, हीमोग्लोबिन के अंदर, पता होगा सबको। तो इसके अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स है। और हमारी किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करने का काम करती है। किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करती है। जब किसी पर्सन की किडनियां काम करनी बंद कर देती है तो उसको डायलिसिस कहा जाता है। उसका क्या होता है, डायलिसिस। उसके शरीर के एक सिरे से खून निकाला जाता है और आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं उसको। एक मशीन के थ्रू उनकी सफाई होती है और दूसरे सिरे से ब्लड को वापस उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। 4 से 5 इस प्रोसेस के दौरान किसी भी इंसान के ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो वही तो प्रोसेस है जनरली। और तीसरा अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। इसके अंदर आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर लगाया जाता है वाटर फिल्टर मशीन, जानते होगा, ये आरओ मशीन। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप लोगों ने देखा होगा गेहूं छानते अपन, गेहूं छानते तो इस तरीके का वो आता है डिवाइस। किसी के अंदर साइज की छेद की साइज ये होती है, किसी के साइज छेद की साइज और छोटी हो जाती है और कई सारे छेद की साइज और छोटी हो जाती है। तो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन में ऐसी डिवाइस काम में ली जाती है, ऐसी परतें काम में ली जाती है जिसमें साइज बहुत छोटी छोटी हो और कोलोइड पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं होते, और क्या होता है, इंप्योरिटीज उसके अंदर आसानी से पास हो जाती है। इस तरीके से अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन में इसको फिल्टर किया जाता है। देखो ये तीनों आपको लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। टेक्स्ट बुक खोले, वहां से आप लैंग्वेज पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्या मैं बता चुका हूं, आपको लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये था आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमारा इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं, एक है इमल्शन और एक है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। 2 चीजें बची हुई हैं, एक तो है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और एक टॉपिक है इमल्शंस, जो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है और इसके एग्जांपल्स आते हैं, WO टाइप इमल्शन और OW टाइप इमल्शन। तो अगले हम बात करेंगे इमल्शंस की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इमल्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमल्शन। ठीक है, ये मैं पहले एक बार टेबल में बता चुका हूं। अगर किसी बच्चे को पता है, इफ एनी स्टूडेंट नो अबाउट इमल्शन देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम। इफ एनी वन ऑफ यू is known from the emulsion then please write down in the comment section what is emulsion। मैंने बताया था तब कहा भी था कि इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अगर आपको पता है इमल्शन क्या है तो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इमल्शन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ इमल्शन क्या है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इमल्शन भी तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइड सिस्टम। क्या है इमल्शन, सबसे पहला क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम। इट इज अ टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम। और ये हमने कहां पढ़ा था वो भी मैं बता देता हूं अगर आपको याद आ जाए तो। हमने सबसे पहला पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोलोइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। उसमें मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने कुल 8 प्रकार के कोलोइड सिस्टम की बात करी थी, उसमें से एक था इमल्शन। अब अगर याद आया हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज इमल्शन। तो इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम। इमल्शन एक कोलोइड सिस्टम का टाइप है। दूसरा, और क्या होगा इसमें, तो 2 चीजें चाहिए। ये कोलोइड सिस्टम है, कोलोइडल सिस्टम में 2 चीजें होंगी। क्या होगा, एक तो होगा डिस्पर्स्ड फेज, एक होगा डिस्पर्स्ड फेज और एक होगा डिस्पर्जन सिस्टम। एक होगा डिस्पर्जन सिस्टम, एक होगा डिस्पर्स्ड फेज और एक होगा डिस्पर्स्ड सिस्टम। बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहा है और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब हम इमल्शन किसे कहेंगे, तो आप लोग याद कीजिए, अगर आपका जब डिस्पर्जन मीडियम गैस होता था तब हमने क्या नाम लिया था, एरोसोल। क्या कहा था, एरोसोल। तो जब भी आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम
भी लिक्विड हो तो इसको हम कहते हैं इमल्शन। याद रखें, व्हाट इज इमल्शन? whenever your dispersed phase and dispersed medium both are liquid then it is considered as a emulsion। इसको हम क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं। तो अब इमल्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज इमल्शन? इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोइड सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। दोनों किस में होने चाहिए? लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज इमल्शन? इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोइड सिस्टम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन सिस्टम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इमल्शन। अब देखना, ये तो डेफिनेशन की बात होगी, लेकिन यहां पर कंडीशन है। कंडीशन जैसे कि आपने क्या किया, मिल्क लिया, वाटर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों लिक्विड, तो वो कॉलोइड सिस्टम नहीं होगा। कारण कि यहां पर कंडीशन में लिख रहा हूं बोथ लिक्विड शुड नॉट बी मिक्सिबल इन नेचर। मोस्ट इमल्शन का नेसेसरी कंडीशन कहे तो भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे तो भी, कि आप जो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन सिस्टम या डिस्पर्जन मीडियम के लिए जो लिक्विड ले रहे हो, डिस्पर्जन मीडियम के लिए जो लिक्विड ले रहे हो, वो दोनों लिक्विड जो है वो मिक्सिबल नहीं होने चाहिए। शुड नॉट बी मिक्सिबल इन नेचर, वो दोनों इनमिक्सिबल होने चाहिए। मतलब टू इनमिक्सिबल लिक्विड फॉर्म्स इमल्शन। दो इनमिक्सिबल लिक्विड को जब आप मिलाते हो तो तब वो क्या कहलाएगा? इमल्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमल्शन। तो ये इमल्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपको बता चुका हूं। इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कॉलोइड सिस्टम in which dispersed phase and dispersed medium both are liquid. Both liquid should not be mixable in nature. Two immiscible liquid forms emulsion. यहां तक की बात हो चुकी है। अब आता है टाइप्स ऑफ इमल्शन। अगला आता है टाइप्स ऑफ इमल्शन। देखो यहां से एग्जांपल्स आ चुके हैं। पहले एग्जांपल सीधा पूछता है, एग्जांपल्स बताइए। टाइप्स ऑफ इमल्शन में अगर मैं बताऊं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन। दो तरीके के इमल्शन होते हैं। सबसे पहला है ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऑयल इन वाटर। दूसरा है वाटर इन ऑयल, दूसरा है वाटर इन ऑयल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस। इमल्शंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। मतलब दोनों एक नहीं है, आपको समझना है दोनों का मतलब क्या है। एक और चीज, ऑयल इन वाटर को हम OW टाइप ऑफ इमल्शन भी कहते हैं और वाटर इन ऑयल को WO टाइप ऑफ इमल्शन भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा आता है, राइट डाउन द टू एग्जांपल्स ऑफ WO टाइप इमल्शन, राइट डाउन द टू एग्जांपल्स ऑफ OW टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो घबराना नहीं है, ये ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल को इन शॉर्ट ऐसे कहते हैं। लेकिन अब समझना है ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑयल इन वाटर, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाटर इन ऑयल। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा? ऑयल इन वाटर। यहां पर मैंने क्या लिखा? वाटर इन ऑयल। क्लियर? तो क्या होगा? ऑयल इन वाटर, तो यहां पर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा बताइए मुझे। यहां पर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा और यहां पर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? खुद सोचिए और बताइए डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। तो यहां पर आपका डिस्पर्जन मीडियम तो होगा वाटर। यहां पर डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? वाटर, क्योंकि ऑयल है वो काम करेगा किसका? डिस्पर्जन फेज का। यहां पर क्या होगा? वाटर। ठीक है, और डिस्पर्स फेज क्या होगा आपका? ऑयल। बिकॉज यहां पर क्या लिखा है? ऑयल इन वाटर, मतलब क्या? पानी में ऑयल है, मतलब क्या? डिस्पर्जन मीडियम है वाटर और डिस्पर्जन फेज ऑयल। ठीक है, अब देखना यहां पर डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? वाटर इन ऑयल। ऑयल में वाटर है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम तो क्या हो जाएगा? ऑयल। और डिस्पर्स फेज क्या होगा? डिस्पर्स फेज क्या होगा? डिस्पर्स फेज यहां पर होगा क्या? वाटर। डिस्पर्स फेज क्या होगा? वाटर। मतलब ये कि ऑयल इन वाटर हम किसे कहेंगे?
the emulsion in which dispersion medium is water and dispersed phase is oil, it is considered as a oil in water and it is water in oil. Clear? अब देखना कंटिन्यूसली फेज क्या होगा इसका, कंटिन्यूसली फेज वाटर होगा या ऑयल होगा? ऑब्वियसली मीडियम वाटर है तो इसका कंटिन्यूसली फेज क्या होगा, वाटर, और इसका कंटिन्यूसली फेज क्या होगा, ऑयल। इसका कंटिन्यूसली फेज मतलब आपको जनरली वो किस फॉर्म में दिखेगा। अब एग्जांपल्स लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स लीजिए आप इसके तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। WO टाइप एंड OW टाइप, ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है मिल्क। इसका सबसे पहला एग्जांपल है मिल्क। मिल्क लीजिए आप, तो देखिए मिल्क में वाटर होता है, मतलब वाटर मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, और आपको पता होना चाहिए उसके अंदर फ्यू अमाउंट्स ऑफ क्या प्रेजेंट होती है, फैट। क्या प्रेजेंट होता है मिल्क में, फैट। और फैट क्या है, फैट है ऑयल का पार्ट है, ऑयली होता है ना फैट। तो मतलब ये कि है तो डिस्पर्जन मीडियम वाटर, लेकिन डिस्पर्स फेज इसके अंदर क्या है, ऑयल है। डिस्पर्स फेज क्या है, ऑयल, मिल्क का एकदम। यहां पर आप ले लीजिए बटर, सब जानते हो बटर के बारे में। बटर के अंदर डिस्पर्स मीडियम क्या है, ऑयल। बटर तो मेजर पार्ट क्या है, मेजर पार्ट बटर का क्या है, ऑयल ही तो है, बट उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है डिस्पर्जन फेज की फॉर्म में। तो यहाँ पर डिस्पर्जन फेज क्या था, ऑयल। यहाँ पर डिस्पर्जन फेज क्या है, वाटर। डिस्पर्जन मीडियम वाटर, डिस्पर्जन मीडियम ऑयल। तो ये डिफरेंस है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल का, ठीक है। यहाँ पर वैनिशिंग क्रीम और एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पर जो फेस क्रीम आती है वो आप एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। लेकिन मेजर चीज है कि इमल्शन क्या है, OW इमल्शन क्या है, WO इमल्शन क्या है, आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे से समझिए, आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, नोट्स की लैंग्वेज पढ़िए, वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इमल्शन हो कैसे, अब अगला मैं आपको यहां से जोड़ूंगा, थोड़ा सा टॉपिक वो है, कुछ बेसिक बात है उसकी मैं बात बताऊंगा आपको कि इमल्शन किया कैसे जाए। तो इसकी हम बात करेंगे कि इमल्शन होगे कैसे। तो अब याद करिए, मैंने आपको यहाँ पर दो बात बताई कि इमल्शन के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कि दोनों डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या होने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि बोथ शुड बी क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी लिक्विड, दोनों क्या होने चाहिए, लिक्विड। लेकिन मैंने कंडीशन बता दी इमिक्सिबल लिक्विड, क्या होने चाहिए, इमिक्सिबल लिक्विड। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं और आपने ये किया भी होगा, और नहीं किया है तो आप अभी लॉकडाउन में फ्री हैं, घर पर ट्राई कीजिए। आप लोग फ्री हैं, घर पर ट्राई करेंगे आप सभी, और ट्राई करके अगर आप इसको ट्राई करते हो तो आपके फेस के साथ आप इसको ट्राई करिए, आपकी बॉडी दिखनी चाहिए, आप रिप्रेजेंट करें और उसको करके बताइए, और उसका वीडियो बनाकर आप मुझे भेजेंगे। ये टास्क आपको सुनना है, क्या करना है, या तो आप क्या कीजिए, ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, दोनों चीजें। कारण कि बोतल वाला एक्सपेरिमेंट आप सब कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत से के घरों में केरोसिन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल हाफ ऑफ बोतल विथ वाटर। आपको आधा बोतल पानी से भर देना है और फिर इसके अंदर डालना है केरोसिन। फिर आपको इसके अंदर क्या डालना है, केरोसिन। बोथ आर इमिक्सिबल लिक्विड, यस और नो, जवाब दीजिए। बोथ आर इमिक्सिबल लिक्विड और नॉट, तो ये दोनों इमिक्सिबल है। आपको क्या करना है, इनको मिलाना और अच्छे से बोतल को हिलाइए, जितना हिला सकते हैं आप, जितना तेज गति से बोतल को हिला सकते हैं हिलाइए, और उसको रख दीजिए स्टेबल होने के लिए। आप देखोगे कि वाटर एंड केरोसिन बोथ फॉर्म टू डिफर लेयर्स, दोनों की अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी। एक तो करेगा फ्लोट और एक करेगा सिंक, दोनों अलग अलग दिखेगा आपको, दोनों मिक्सिबल नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या होगी, इमल्शन तो हुआ ही नहीं, आपने दो इमिक्सिबल लिक्विड भी लिया फिर भी इमल्शन नहीं हुआ। और इन केस जिन बच्चों के घरों में केरोसिन नहीं है उनको क्या करना है, आपको हाफ ऑफ बॉटल तो लेना है वाटर, इसलिए मैंने ग्लास बोला क्योंकि आधा बोतल ऑयल घर वाले नहीं देंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा ग्लास लीजिए, आधा ग्लास पानी से भरिए और आधा ग्लास ऑयल से भरिए, आधा ग्लास ऑयल से भरिए। तो आप भी तो क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपने ऑयल वाटर को मिक्स किया बट वो दोनों मिक्स नहीं हुए, दोनों अलग अलग लेयर बना रहे हैं। तो कंडीशन ये कि आप एक तरफ हम कह रहे हैं, तो ये दोनों वीडियो आपका टास्क है आज का। ऐसे स्टूडेंट जिनके घर में केरोसिन है वो केरोसिन से करें, ऑयल वाले ऑयल से करें, और आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है,
आपका वीडियो अच्छा होगा और सबसे पहले जिसका वीडियो होगा उस वीडियो को हम YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग देख चुके हो क्लास 10th के टास्क के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है, कैमरा रखना है, एक टेबल के ऊपर इस टास्क को परफॉर्म करना है। कैमरा इतने डिस्टेंस पर हो कि आप अच्छे से विजिबल हो, आप जो बोल रहे हैं वो विजिबल हो। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपका नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, फिर आपको बताना है दिस इज द टास्क गिवन बाय, मेरा नाम ले सकते हैं आप, दीक्षित सर, इन ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री, एंड इन दिस टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म हाउ इमल्शंस आर फॉर्म्ड, इमल्शंस कैसे बनते हैं ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, फिर आप बताना है कि फर्स्ट वी शुड टेक 2 immiscible liquids in the form of kerosene, water or oil in water, और then we will mix it in a container। फिर बताना है कि दोनों मिक्स नहीं हो रहे। अब इमल्शन कैसे बनेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहां तक करना, आगे और बताऊंगा, फिर बताना है और उस तरीके से वीडियो कंप्लीट बनाकर हमें भेजना है। जिसका वीडियो सबसे पहले हमारे पास आएगा उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ध्यान रखें, आपको वीडियो सबको बनाना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वीडियो बनाना है। आप पर फोन आएगा और अगर वीडियो नहीं पहुंचता है तो जब तक वीडियो नहीं आएगा तब तक आप पर फोन आएंगे। इसलिए जैसे आप ये वीडियो देख लेते हो इस टास्क को पूरा करें और व्हाट्सएप पर वो वीडियो बनाकर आपको मुझे भेजना है। तो अब देखो क्या हो रहा था, 2 इमिक्सिबल लिक्विड इमल्शन के लिए जो कंडीशन थी वो हमने कर ली, लेकिन इमल्शन तो हो ही नहीं रहा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा। तब आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं हो रहा है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था मिसेल, याद करिए हमने क्या पढ़ा था, मिसेल। मिसेल बनता है कैसे, तो मैंने आपको कहा था सोप के अंदर से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये तो था आपका पोलर पार्ट, ये कौन सा था, पोलर पार्ट, ये कौन सा था, एल्किल पार्ट, एल्किल ग्रुप, जो नेचर में कैसा था, सॉरी नॉन पोलर, जो नेचर में कैसा था, नॉन पोलर। पोलर पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। याद करिए ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल भी कह सकते हैं इसको आप, वाटर लविंग या वाटर सोल्यूबल। ये कैसे होंगे, वाटर हेटर्स। और ये वाटर लविंग है तो ऑयल क्या होंगे, ऑयल हेटर्स। और ये वाटर हेटर्स है तो क्या होगा, ऑयल लवर। क्लियर, मतलब ये कि इमल्सिफाई करने के लिए, इमल्शन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक मीडिएटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडिएटर। और ऐसा मीडिएटर चाहिए जो ऑयल को भी अपना ले और वाटर को भी अपना ले और दोनों को बीच में एक ब्रिज की तरह काम करे। तो देखिए क्या ये एक ब्रिज की तरह काम नहीं कर सकता, खुद सोचिए, क्या ये एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता। कारण कि ये तो चला जाएगा किसके पास, वाटर को, मान लो ये है वाटर, ध्यान से सुनना, ये है H2O, ये है ऑयल। अब ये दोनों अलग अलग है, बट अब आपने क्या कर दिया, इसको डाल दिया तो ये वाला पोलर पार्ट कहां जा रहा है, वाटर की तरफ। तो ये मैंने बना दिया है फेस और ये टेल। तो फेस जुड़ गया वाटर से, टेल जुड़ रही है ऑयल से। अब ये दोनों एक दूसरे को जोड़ देंगे बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, अब इमल्शंस हो जाएगा। और ऐसे रिएजेंट्स, द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्मेशन इन इमल्शन आर नोन एज, इनको हम कहेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स। क्या कहेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। इनको आप क्या कहोगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन इमल्शंस आर नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ये किसकी तरह काम करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। तो ये आपका बन जाएगा इमल्शन, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इमल्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो इमल्शन के लिए चाहिए ऑयल प्लस वाटर प्लस इमल्सिफाइंग एजेंट, तब जाके ये इमल्शन होगा। बताइए मुझे, तब जाके इमल्शन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली तब जाके इमल्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इमल्शन का फॉर्मेशन कर सकते थे। अब आपके आगे क्या करना है, आपका इमल्शन नहीं हो रहा था तो आप सबके घर में सोप होगा, डिटर्जेंट होगा। तो आप क्या करिए, जो आप वाटर ले रहे हो काम में, ये तैयार तो कर दिया, फिर या तो आप सोप वाटर प्रिपेयर कीजिए या थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए
तो यहाँ पर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स के रूप में किसका काम ले सकते हैं अपन? सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स को हम इमल्सिफाइंग के रूप में काम में ले सकते हैं। यहाँ पर उसका कारण मैं बता चुका हूं। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, तो आपको बताना है द इमल्सिफाइंग एजेंट आर दोज सब्सटेंसेस in which one end is polar part, another end is non-polar part, one is water loving and another is oil loving। ऐसी कोई चीज ढूंढो आप जिसमें एक तो वाटर लविंग हो और एक ऑयल लविंग हो। तो ऑलरेडी सोप एंड डिटर्जेंट यही काम करते हैं। तो आप सोप या डिटर्जेंट का यूज लेकर फिर उसको अच्छे से मिलाइए, आपका कोलॉइड सिस्टम इमल्शन तैयार होगा। कोलॉइड सिस्टम इमल्शन इज रेडी। ये टास्क कंप्लीट करना है और हमें भेजना है। सबसे पहले वीडियो आएगा उसको हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे आपके फोटो के साथ। 10th का टास्क आप देख लीजिए, ठीक उसी तरीके से आपका वीडियो भी अपलोड होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? इमल्शन। किसकी होगी? इमल्शन। अब आपको कहा जाता है, कई बार आगे टॉपिक आता है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखें, डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन या डी इमल्शन जिसको हम कहते हैं कि आपने इमल्शन किया, आपको इमल्शन हटाना है। तो डीमल्शन आप कैसे कर सकते हैं? तो डीमल्शन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये डील किसने कराई। तो डील कराई किसने? इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो आप कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का जो इफेक्ट है उसको आप खत्म कर दो। उसको आप खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा? वापस डीइमल्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके साथ रिएक्ट कर दे, ऐसी कोई चीज डाल दो या केमिकल मेथड से इसको डिस्ट्रॉय कर दो। कोई भी ऐसा तरीका ढूंढो जिसकी वजह से हो जाएगा। या आगे सीनियर क्लासेस जब आप आगे बीएससी एमएससी में पढ़ोगे तो मेथड्स ऑफ डीइमल्सिफिकेशन आपके आएगा टॉपिक, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में इसकी बात नहीं है तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। आपको ये तो पता पड़ेगा इमल्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमल्शन क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, आपको ये पता करना है कि कौन सा OW टाइप ऑफ इमल्शन है और कौन सा WO टाइप इमल्शन है। इसका पता आप कैसे करोगे? तो अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। अगला टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी ऑफ इमल्शन। अगला टॉपिक है कि आप कैसे पता करोगे कि ये OW टाइप है या WO टाइप है। तो इसके लिए आपके पास 3 टेस्ट है। सबसे पहला है डाई टेस्ट। सबसे पहला है डाई टेस्ट, दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट और तीसरा है कंडक्शन मेथड। तीसरा है कंडक्शन मेथड। इन 3 की हम बात करेंगे। अब आपके पास 2 चीजें हैं, बात को ध्यान से समझना। एक तो मेजर पार्ट है वाटर, मैं दोनों डायग्राम बता देता हूं। मेजर पार्ट है वाटर और बीच में कहीं पर क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ये डिस्पर्सिव फेज है ना ऑयल, तो ये कौन सा है? OW टाइप। ये कौन सा है? OW टाइप। दूसरा क्या है? मेजर पार्ट है वो किसका है? ऑयल का, और इस बीच में कहीं पर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो इस ये क्या है? वाटर। ये क्या है? WO टाइप। ये क्या है? WO। अब इसको समझने की कोशिश करिए। अब डाई टेस्ट में आप ऑयल सोल्यूबल डाई यूज करते हो। क्या करते हो? ऑयल सोल्यूबल डाई। आप एसिड डाई, डाई क्या करता है? कलर देता है। डाई क्या करता है? कलर देता है। तो आपने एसिड डाई ली जो वाटर में तो सोल्यूबल नहीं होगी, वाटर इनसोल्यूबल होगी। मैंने क्या लिखा है? वाटर ऑयल सोल्यूबल डाई। क्या लिखा है? ऑयल सोल्यूबल डाई। वो ऑयल में सोल्यूबल होगी, वाटर में इनसोल्यूबल होगी। तो आपने क्या किया? वाटर सोल्यूबल डाई ली, इसमें डाली ऑयल सोल्यूबल और इसमें भी डाली। दोनों में डालने की जरूरत नहीं, कोई एक ही चीज चेक करनी है आपको। एक चेक कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? मान लो अगर आपके पास इस टाइप की चीज है तो क्या होगा? इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, आपने जो डाई डाली है वो कैसी है? ऑयल सोल्यूबल है। तो क्या होगा? कुछ कुछ पार्टिकल्स है वो कलरफुल हो जाएंगे, कुछ कुछ पार्टिकल्स कलरफुल हो जाएंगे। मतलब आपको पता पड़ जाएगा मेजर अमाउंट किसका है? वाटर का। ऑयल सोल्यूबल डाई है तो जहां जहां ऑयल होगा उतना ही पार्ट कलर होगा। तो कब पार्ट कलरफुल हुआ? सिर्फ कुछ पिगमेंट्स कलर हुए तो ये कहलाएगा, आपको पता पड़ जाएगी ना ये तो OW टाइप है। कारण कि अगर ऑयल WO टाइप होता, ऑयल का अमाउंट ज्यादा होता तो कलर भी ज्यादा होता। मतलब ये कि कुछ पार्टिकल्स कलरफुल हो जाते हैं तो आपको पड़ गया ये OW टाइप है। और अगर मान लो ऐसा सिस्टम आपके पास होता और इसमें आपने डाई डाली तो क्या होगा? पूरा बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगा।
अवॉइड वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के अलावा पूरा बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड हो जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा WO टाइप। तो ये पहला टेस्ट था आपका डाई टेस्ट, डाई टेस्ट। दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट। तो क्या हुआ, आपने इसके अंदर और इसके अंदर बारी बारी से वाटर और ऑयल से इनको डाइल्यूट करना है। अब आपके यहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है और आपने इसको वाटर से डाइल्यूट किया, तो फेज आपका वाटर ही होगा। सीधी सी बात है, आपने इसके अंदर वाटर डाला तो वाटर को एक्सेप्ट करेगा ना, तो वाटर को एक्सेप्ट करके अपनी अमाउंट को एक्सटेंड करेगा। मैंने पहले बता चुका है इसका कंटिन्यूअसली फेज कौन सा है, वाटर ही तो है, क्योंकि वाटर ज्यादा है और वाटर इसके अंदर गया तो अपना अमाउंट एक्सटेंड करेगा, तो भी आपको पता पड़ जाएगी कि OW टाइप है। और आपने गलती से इसके अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल दिया तो क्या करेगा ये, वाटर अपना अमाउंट एक्सटेंड करेगा क्या, वो तो उसको ऊपर की ओर ही रहने देगा, तो भी आपको पता पड़ जाएगी कि ये OW टाइप है। और अगर आपने इसमें वाटर डाला तो पहले से वाटर का अमाउंट कम है, ऑयल इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, कारण कि ये WO टाइप है, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर ही रहने देगा। और अगर आपने इसके अंदर ऑयल डाला तो ऑयल को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी बिरादरी का है, और अपना अमाउंट एक्सटेंड कर लेगा। तो डाइल्यूट करके, इसकी लैंग्वेज सबकी इन तीनों की लैंग्वेज आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप उसको वहां से पढ़ भी सकते हो, मैं खाली इसको समझा रहा हूं। तो ये था आपका सेकंड डाइल्यूशन, आप डाइल्यूट करके इसको पता लगा सकते हो। तीसरा है कंडक्शन मेथड, तीसरा है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से पहले आपको इनका एक डिफरेंस मैं बताना भूल गया, वो पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, मेजर अमाउंट वाटर का है, इसमें मेजर अमाउंट ऑयल का है। तो दीज आर कंडक्टिव, ये नेचर में कैसे होंगे, कंडक्टिव होंगे ड्यू टू वाटर प्रेजेंस, और यहां पर कंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें WO टाइप में कंडक्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आपने क्या किया, आपको पता करना है कि कंडक्टिव है नॉन कंडक्टिव, तो गिवन सब्सटेंस के अंदर आपने क्या मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी चेक करने से इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया और आपने देखा किसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। आपने जैसे इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और आपने देखा कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो आपको पता पड़ जाएगा ये कौन सा है, OW टाइप। कैसा है, OW टाइप। और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो भी पता पड़ जाएगा कि WO टाइप है। तो ये तीन मेथड है, डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्शन मेथड, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो इमल्शन का। ठीक है, टेस्ट ऑफ इमल्शन, जिसकी मदद से आप इमल्शन की जांच कर सकते हो। अब अगला है, आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। सॉरी, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की खास बात क्या है, तो सबसे पहली साइज ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स ऑफ इमल्शन, size of colloid particles of emulsion are larger than solution। कोलोइड पार्टिकल जो इमल्शन से बनते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है। सबसे पहली साइज थोड़ी बड़ी होती है कोलोइड पार्टिकल्स ऑफ इमल्शन, पहली प्रॉपर्टी। जनरल बात है, खाली समझना है। दूसरा, अब साइज बड़ी है, कोलोइड पार्टिकल्स भी है, तो ये भी क्या करेंगे, कोलोइड है तो क्या करेगा, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, दूसरा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, इट शो ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं क्या, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या शो करता है, कंडक्टिविटी। इमल्शन का एक्वस सॉल्यूशन क्या शो करता है, कंडक्टिविटी। और WO टाइप जो इमल्शन है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। क्या होती है, विस्कोसिटी। आप लोगों ने देखा होगा कहीं किसी फर्श पर तेल गिरा हुआ है और अगर हमारा पैर वहां पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं, बिकॉज उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई। ड्यू टू हाई विस्कोसिटी स्लीपरी सब्सटेंस ज्यादा होता है। तो WO टाइप जो इमल्शन है उनकी विस्कोसिटी हाई होती है। ये जनरल कुछ प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट बुक में ये मिल जाएंगी आपको वहां से पढ़ लेनी है। जो बात थी वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शंस और इमल्शंस कैसे बनते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन। एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन।
अगला है इमल्शंस के एप्लीकेशन की इमल्शन कहाँ यूज में लिया जाता है। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इन मेटलर्जी। देखो 6th चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये पता पड़ जाएगा। उसके अंदर हम पाइन ऑयल का यूज लेते हैं। एक मेथड आएगा आपका जो इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड ये नाम है, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, जिसका डायग्राम इस साल एग्जाम में पूछा था। 6th चैप्टर का टॉपिक है, इसका नहीं है। पर उसके अंदर हम पाइन ऑयल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? पाइन ऑयल, जिसकी वजह से हम फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं, जाग बनते हैं। और क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटलर्जी का मतलब पता है, आपके पास जितने भी मेटल्स हैं वो प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं और आपको वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और कंबाइंड स्टेट भी तो हम कहते हैं ओर। क्या कहते हैं? ओर। तो आपके पास ओर है, वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या कर रहे हो? इमल्सिफिकेशन करा रहे हो। इमल्शन ही तो करवा रहे हो। इमल्शन करवा के जाग बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सारी इंप्योरिटीज जो है वो ऊपर की ओर आकर सेपरेट हो जाएंगी और मेटल पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहला यूज इमल्शन का लेते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन मेटलर्जी। दूसरा इमल्शन का यूज लिया जाता है मेडिसिन में। ठीक है, कई सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर इमल्शन का यूज लिया जाता है। कई सारे ऑयल ऐसे बनाए जाते हैं इमल्शन की वजह से। ठीक है, पाइन ऑयल है, ये क्या नाम है, कैडमियम ऑयल है, इसे कई सारे ऐसे ऑयल है जो मेडिसिन के अंदर काम में लिए जाते हैं इमल्शन के अंदर। और तीसरा इमल्शन का सुटेबल एग्जांपल है क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ ही चुके हैं ये भी अपन, तो ये भी तो इमल्शन का ही एग्जांपल है। साबुन से सफाई जो हम कर रहे हैं वो भी तो इमल्शन का एग्जांपल है, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये तीन कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शंस। तो यहाँ पर आपका इमल्शन का टॉपिक भी होता है समाप्त। मतलब ये कि 90% ऑफ चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। छोटा सा 10% जो टॉपिक बचा है वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। अगला हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, टेक्स्ट बुक के ही है सारे, टेक्स्ट बुक से आप पढ़ भी सकते हो। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी बातें मैं बता देता हूं, बाकी आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। कारण कि मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये ईच एंड एवरी एप्लीकेशन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं मानना है आपको। इस साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछा था। तो आपको ये देखना, मैं पहले कह देता हूं, आप फिक्स मान के चले कि यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है 99%। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, तो सबसे पहला कोलोइडल मेडिसिन, तो ज्यादा कुछ है नहीं। कोलोइडल टेक्निक की मदद से कई सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जाती हैं। इसमें एक खास चीज याद रखनी है कि कोलोइड एंटीमनी का यूज लिया जाता है टीबी के यूज में। आपको ये पूछा जा सकता है, कोलोइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस, कोलोइड एंटीमनी सिस्टम जो लिया जाता है काम में टीबी के उपचार में। तो ये पहला था कोलोइडल मेडिसिन। कोलोइडल मेडिसिन बनाई जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट में। अगला है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका डायग्राम दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। नोट्स में भी इसका डायग्राम बनाना है आपको। और क्या होता है कोट्रेल प्रेसिपिटेटर? तो आप लोगों ने देख रखा होगा, कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहां पर चिमनियां लगाई रहती है, तो उन चिमनियों से धुआं बाहर निकलता है, जिसके साथ कई सारी इंप्योरिटीज रहती है, कार्बन पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो क्या होता है, वो कार्बन पार्टिकल्स जब बाहर आते हैं तो कोलोइड फॉर्म में रहते हैं। उस स्मोक के साथ कार्बन के पार्टिकल्स कोलोइडल फॉर्म में रहते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो वो किसी के भी कांटेक्ट में आने पर प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, और जिसकी वजह से वो हमारे हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट लगा सकते हैं। तो जनरली कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो चिमनियां होती हैं उन चिमनियों के ऊपर मेटल की प्लेट्स लगाई जाती है, चार्ज प्लेट्स। क्या लगाई जाती है? मेटल की चार्ज प्लेट्स लगाई जाती है। तो जैसे ही ये कोलोइड पार्टिकल स्मोक के साथ बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये पता है कि कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर क्या रहता है? चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से कार्बन पार्टिकल्स को कोट्रेल प्रेसिपिटेटर नामक का एक डिवाइस होता है, उसी के अंदर प्रेसिपिटेट कर दिया जाता है, और बाकी जो प्योर एयर होती है उसको बाहर की ओर भेज दिया जाता है। तो ये कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, जिसमें कोलोइड्स का ही यूज लिया जाता है, कोलोइड टेक्निक की मदद से ही फिल्ट्रेशन ऑफ स्मोक का काम किया जाता है। इसकी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी है, वहां से आप पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएंगे। अगला है सेवेज डिस्पोजल।
सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सेवेज डिस्पोजल में भी कोलोइड टेक्निक का काम लिया जाता है। रबर इंडस्ट्रीज के अंदर भी रबर के सॉफ्टनिंग में कोलोइड पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। अगला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसकी हम जरूर बात करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब पहले, अभी तो आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स है प्यूरिफिकेशन की, बहुत सारे आरओ मशीन हमारे घरों में लगे हुए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब बारिश के दिनों में पानी मटमेला आता था या थोड़ा सा खराब पानी आता था तो वो कोलाइड सिस्टम की तरह माना जाता था। जैसे कि वाटर के साथ वो डस्ट पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह होते थे। तब क्या करते थे आप लोग, देखना आज भी, ये भी आप ट्राई कर सकते हो घर पे, तो घर वाले उस खराब पानी के अंदर डाल जाते थे फिटकरी का टुकड़ा। क्या डाल देते थे? फिटकरी। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला आप देख लेना, K2SO4 N2 बोलते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला है। फिटकरी का एलम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं फिटकरी को? एलम। एलम मिला दिया जाता था। एलम तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स के ऊपर L+3 चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। और मैंने आपको क्या कहा था, कोलोइडल पार्टिकल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है, इसीलिए तो वो कोलोइडल पार्टिकल्स है। और जैसे ही कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो क्या होता है, याद बताइए मुझे। जब भी कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो क्या होता है, उस टेक्निक का क्या नाम है बताइए, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? लिखिए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कि जब कोलोइड पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? कोएगुलेशन। क्या कहते हैं उसको? कोएगुलेशन। तो वो सारी इंप्योरिटीज कोएगुलेट होकर नीचे की तरफ पीपीटी के फॉर्म में बैठ जाएंगी और फिर उस वाटर का फिल्ट्रेशन करके हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में भी कोलोइड का यूज लिया जाता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस साल बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा था। देखो क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे भी कोलोइड पार्टिकल्स करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए, नदियां जो होती है, रिवर्स जो होती है, वो अपने साथ कई सारी इंप्योरिटीज लेकर जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, क्ले के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्ले होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है, चार्ज पार्टिकल्स। और अगर ये चार्ज पार्टिकल्स है मतलब क्या बना रहा है, कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहा है। मतलब क्या, रिवर जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में, ये आपका पूरा क्या है, सी वाटर, समुद्र में आकर गिरती है। और सी वाटर में क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, कारण कि उसके अंदर Na+ आयन, Cl-, Ka+, SO4 ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर आकर समुद्र में जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर आने के बाद ये सी वाटर के साथ मिलेगी, उस समय क्या होगा, इसी कोलाइडल सिस्टम के जो चार्ज पार्टिकल है वो इस सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आने पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज। अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहते तो वो यहाँ पर भी कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में रहते, लेकिन जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आए, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आए, ये न्यूट्रलाइज हो गए। और न्यूट्रलाइज होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे पीपीटी की फॉर्म में वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएंगे, और सेटल्ड होते होते वहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का भी कारण क्या है, कोलाइडल सिस्टम। और इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रिवर्स जो होती है वो अपने साथ कोलाइडल पार्टिकल्स लेकर आती है। समुद्र के अंदर पहले से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, जो आने वाले कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको कोएगुलेट करके पीपीटी की फॉर्म में नीचे की ओर बिठा देते हैं, और वहां पर धीरे धीरे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से होगा आपका डेल्टा का निर्माण। अगला है आपका टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या, और टैनिंग का मतलब क्या होता है, देखो 1 मार्क में आ सकता है, व्हाट इज टैनिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि लेदर जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए टैनिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टैनिंग, जो कि कोलाइडल सिस्टम का यूज है। ठीक है, तो अगला है फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो यहां पर हम यहां तक बात कर चुके हैं। अगला है फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती है ग्लास की, उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है जिलेटिन की। तो आप लोग याद रखें, जिलेटिन की, जिसके अंदर होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जो कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में रहता है उसके ऊपर। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स भी इसी का एग्जांपल है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, AgBr के कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक आप देख चुके हो 8 8 तक। अगला है आपका 9, 10 और 11। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन। इसको समझने की कोशिश करना। क्या होता है,
क्लाउड्स की वजह से ही बारिश होती है। और क्लाउड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? कोलोइडल सिस्टम की फॉर्म में। वाटर है वो कोलोइड पार्टिकल है। वाटर क्या है? कोलोइड पार्टिकल। तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो है, इसीलिए वो कोलोइड पार्टिकल है। तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज है उसको अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो ये वाटर प्रिसिपिटेट की फॉर्म में कोएगुलेट होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। वही तो बारिश है, वाटर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वही तो क्या? रेन। तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए? बाय यूजिंग एरोप्लेन डस्ट और सैंड पार्टिकल्स का यूज लेते हैं। किसका? डस्ट और सैंड पार्टिकल्स। तो क्या होगा, इसके ऊपर जो डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स होंगे वो इस पर जो चार्ज होगा और इस पे जो चार्ज होगा, अगर वो दोनों अपोजिट हैं तो ये सैंड पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके ऊपर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जैसे चार्ज न्यूट्रलाइज होता है क्या होता है? कोएगुलेशन होता है। चार्ज न्यूट्रलाइज होती है, कोएगुलेशन होगा, और कोएगुलेशन होती है वाटर जो है वो प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा और नीचे की ओर आने सेटल्ड होना स्टार्ट करेगा, इसलिए बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल रेनिंग का सिस्टम काम में लिया जाता है जब बहुत ज्यादा बारिश पानी की कमी हो जाती है, रेन नहीं होता है। तो आर्टिफिशियल रेन आपने कई बार सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम वर्षा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्षा। कहीं सुना भी होगा आर्टिफिशियल रेनिंग, तो ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल रेनिंग के अंदर भी किसका यूज है? कोलोइड सिस्टम का। किसका है? कोलोइड सिस्टम। अब लास्ट दो ही एप्लीकेशन बचे हैं। एक तो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब जब हम कहीं कट जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वहां पर भी ब्लड का कोएगुलेशन होता है। और किसकी मदद से होता है? तो आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली हम बात करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कई बार क्या होता है जब हम कट जाते हैं, या सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए, शेव करवाने जाते हैं और जब हम गलती से ब्लेड से कट जाते हैं तो नाई क्या करता है? फिटकरी का यूज लेता है। क्या करता है? फिटकरी। मैं पहले बता चुका हूं फिटकरी क्या है? चार्ज होता है फिटकरी पर Al+3। अब वो चार्ज है और हमारे ब्लड के अंदर भी तो क्या है? चार्ज है। ब्लड के अंदर चार्ज पार्टिकल से पता होना चाहिए। तो क्या करेगा, वो जो फिटकरी है वो ब्लड के जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? ब्लड के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज करके ब्लड का एक क्लोट बना देता है। क्या करता है? ब्लड का एक क्लोट, ताकि जो हमें ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। एक और तरीका है कि अगर हमें कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो FeCl3 का सॉल्यूशन आप बनाकर लगा सकते हैं, फेरिक क्लोराइड का। तो वो भी क्या करेगा, जो ब्लड के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कोएगुलेट कर देगा और ब्लड की क्लोट बना देगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये अगला था कोएगुलेशन। इसमें भी आपने क्या लिया काम में? एलम लिया, FeCl3 लिया, यहाँ पर आपने AgBr लिया था, यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट से। इसमें भी आपने क्या काम में लिया था? एलम। एक एलम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एलम का फॉर्मूला पुस्तक ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है? तो आपको बताना चाहिए स्काई इधर है और नीचे उसकी लाइट आती है, उससे पहले इसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, गैसेज, ये सब क्या है? कोलोइडल पार्टिकल्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जिसके कारण हमको स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू कलर। और ये कारण है कि सी वाटर का कलर हल्का सा ग्रीन दिखता है, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, लेकिन ये जो 10-11 रीजन आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, इनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जितना मैं समझा सकता था उतना मैं बता चुका हूं, लेकिन आपको एक बार टेक्स्ट बुक की मदद से इसको कंपल्सरी पढ़ना है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये आपका हो गया चैप्टर 1 और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान समाप्त, जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, आपको एक काम ये करना था कि जैसे ये वीडियो आप देख लोगे, पूरा वीडियो देखने के बाद एप्लीकेशन तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, नोट्स को रीड करना है, और अगर कोई डाउट लगता है तो पर्टिकुलर उसी टॉपिक के वीडियो को वापस देख लीजिए आप एक बार, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेरी नहीं रहेगी। और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, लेकिन आपको करना है टेक्स्ट बुक को रीड करना है अच्छे से, वापस स्टार्ट से एक बार रीड कर लो, नोट्स देख लो, जो टॉपिक नहीं आना समझ में एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लो, और अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग द लेक्चर आपको जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर आपको अच्छे से देने हैं। आप इसके बैकसाइड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताएं। आज के वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया है, उस टास्क का कंपलसरी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप करना है, भूलेंगे नहीं।
और आपका जिसका वीडियो सबसे पहले आएगा उसको हम अपलोड करेंगे। मतलब ये नहीं कि एक बच्चे ने वीडियो भेज दिया तो बाकी को नहीं भेजना है, वीडियो सबको भेजना है। इवन यू आर नॉट बिलोंग टू लिटिल एंजल्स, अगर आप हमारे स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप वीडियो भेज सकते हैं। और अगर आपका वीडियो हमें सबसे पहले मिला तो हम आपका वीडियो भी अपलोड करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 8387990796। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। तो आपको करना है टास्क जो मैंने आज दिया है उसका वीडियो बनाना है और इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जिसका वीडियो सबसे पहले हम तक आएगा उसे हम अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी फोटो के साथ। ये तो बात होगी आज के टास्क की। और अब इसी के साथ आपका ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक और चैप्टर होता है पूरा। इस तरीके से हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, डीएनए ब्लॉक एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जो मैं जिसके नोट्स में आपको पहले भेज दूंगा और बता भी दूंगा कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि नाम मात्र हम चैप्टर करवाए जा रहे हैं और आधे बच्चे ये वीडियो देख ही नहीं रहे। ठीक है, लगातार स्कूल से फोन आ रहे हैं, लगातार लिस्ट तैयार की जा रही है, कौन कौन से बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपका वीडियो कितने मिनट चला ये नोटिफिकेशन भी सर के पास पहुंचता है। इसलिए जान रहे हैं, वहां से जैसी लिस्ट आती है जयदीप सर कॉल कर रहे हैं, रजनीश सर कर रहे हैं, दिग्विजय सर खुद कॉल कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर फोन कर रहे हैं, हमें भी लिस्ट भेजी जा रही है, तो आप तक कॉल जरूर आएगा। इसलिए वीडियो देखना नहीं भूलें। किसी भी कीमत पर ये सारे लेक्चर्स आपको वापस नहीं पढ़ाए जाएंगे स्कूल में। तो आपको ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको वीडियो से ही पढ़ना है, बाद में भी पढ़ेंगे तो भी वीडियो से पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे तो भी वीडियो से पढ़ना है। और अगर आपका कोई फ्रेंड वीडियो नहीं देख रहा है तो आप हमें बताएं या उसे कहें कि आप ये वीडियो देख लीजिए, लॉकडाउन का प्रॉपर यूज करिए और पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ जो जो ये चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी तैयारी करिए। आप घर पर फ्री टाइम में बैठे बैठे क्या करो, आप कुछ कम से कम पढ़िए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ आप करते रहिए। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें बताइए कि सर हमें ये क्वेरीज हैं। आप फिजिक्स के लिए रजनीश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैथ्स के लिए भूपेंद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और केमिस्ट्री के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनी टाइम हम आपकी सहायता के लिए तैयार है। तो इसी के साथ अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके टीचर्स, एक लाइक आप जरूर करें। नीचे कमेंट में वीडियो देखने के बाद जरूर लिखें आई हैव वॉच्ड वीडियो, अपना नाम लिखें या जो भी आप लिखना चाह रहे हो वीडियो से रिगार्डिंग वो लिखें, लेकिन जरूर लिखें ताकि ये इंडिकेशन हो जाए कि आपने वीडियो देखा है। एक बार फिर से आप सभी जो जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।